बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक नई खूबसूरत खिलखिलाती सुबह के साथ मैं जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, हम सब के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा हिडन टैलेंट या ओपन टैलेंट होता है जिसको घर वाले या हम खुद रिकग्नाइज कर लेते हैं। कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और वो भी एक बहुत बड़ा हुनर, एक टैलेंट है, बिकॉज हर इंसान स्ट्रेट ए स्टूडेंट तो नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ यंग लोग इतने ब्रिलियंट होते हैं कि उनको हाई अचीवर की कैटेगरी में डाला जाता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, कोई रेसलिंग में बहुत अच्छा है, कोई हॉकी बहुत अच्छा खेलता है। देन कुछ लोग, अगर हम होम की बात करें तो होम शेफ्स बहुत अच्छे होते हैं और वो होम शेफ से अपने आप को एक प्रोफेशनल शेफ के लेवल पे ले जाते हैं। यानी कि टैलेंट हम सब के अंदर है और उस टैलेंट को रिकग्नाइज करना और फिर उस टैलेंट को इनकैश करना भी एक टैलेंट है। क्योंकि देखें, टैलेंट जैसे कि मैंने कहा कि हर इंसान में होता है, हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है। जैसे कि मेरे अंदर हमेशा क्रिएटिव आर्ट्स का बहुत ज़्यादा एक टैलेंट था, मुझे हमेशा शौक़ था। और जब मैं छोटी सी थी तब से मुझे ये एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने मीडिया में काम करना है, मैंने एक्टिंग करनी है। वो जब मैं इस फील्ड के अंदर आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक्टिंग और होस्टिंग दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बल्कि ज़्यादा रिकग्निशन मुझे फिर एक मॉर्निंग शो होस्ट के तौर पे मिली। बात यह है कि जब हम अपने पैशन को परसू करना शुरू करते हैं, जब हम अपने पैशन को अपनी जॉब या अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, तो तब ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो फॉल कर जाती है बैक इन प्लेस। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं हैं। तालीम में देखें तो आपको ब्रिलियंट से ब्रिलियंट यंग लोग नज़र आते हैं जिनको सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन मिली है। उसके साथ साथ आपने हमारे शो के अंदर ही देखा कि कुछ अर्सा पहले हमने कुछ ब्रिलियंट यंग हाई अचीवर्स को बुलाया अपने शो के अंदर जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे मेडिकल फील्ड के अंदर, और आप लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की और आपने बहुत ज़्यादा उस बात को वायरल भी किया और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्योंकि शो को वायरल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन ऐसे यंग लोगों को वायरल करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्यूअर्स, अगर हम अपने जो ये ब्रिलियंट अचीवर्स हैं इनको नहीं वैल्यू देंगे, इनको नहीं इंपॉर्टेंस देंगे तो कौन देगा? बाहर से तो किसी ने आके नहीं देना। और अफसोस की बात ये है कि कुछ लोग इतना अमेजिंग काम करते हैं कि उनको बाहर से बहुत ज़्यादा वज़ीराई मिल रही होती है, उनको अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, वो नॉमिनेट हो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम फिर भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। स्पोर्ट्स की फील्ड हो गई, म्यूज़िक की फील्ड हो गई, क्रिएटिव आर्ट्स की फील्ड हो गई, तालीम की फील्ड हो गई, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, शेफ्स हो गए। किस चीज़ की इस मुल्क में कमी है मुझे बताएं। आईटी एक्सपर्ट्स हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जॉब्स कर रहे हैं और करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम उनको वो वाली इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं देते या दे नहीं पाते। अब एज अ मॉर्निंग शो होस्ट या मीडिया में काम करने वाला इंसान, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को ज़रूर हम शो पे बुलाएं। मेरे से मुराद मेरी पूरी टीम का फ़र्ज़ बनता है और मैं अपनी टीम को भी यहाँ पे बहुत दाद दूंगी कि वो हमेशा जब भी कोई यंग टैलेंटेड हाई अचीवर्स उनकी नज़र में आते हैं, उनके पूरे केस को ऑब्वियसली हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि ऑथेंटिक बात है या खुद ही कह रहे हैं, और सारी वेरिफिकेशन के बाद हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग एट होम में ऐसे लोगों को ज़रूर बुलाएँ। व्यूअर्स, ज़िंदगी में इंसान मेहनत करता है, एफ़र्ट करता है, एक ही चीज़ चाहिए होती है हर इंसान को और वो है इज़्ज़त। और जब तक हम लोगों को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उस इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के थ्रू उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो मज़ीद और काम करें। क्योंकि देखिए, हर इंसान जो है वो एक हद तक तो तारीफ़ का भूखा होता है। जब आप लोग कहते हैं कि जुगन बहुत अच्छा शो किया, तो मेरा खून डबल हो जाता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मेरा दिल चाहता है मैं मज़ीद और अच्छा काम करूँ। इसी तरह घर पे अगर कोई खातून खाना बनाती है या घर का कोई भी फ़र्द, मर्द या औरत कोई भी खाना बनाता है और उनको कहा जाता है कि यार आज खाना बड़ा मज़े का था, तो उस इंसान की एक्सप्रेशन आपने देखी, इतने खुश हो जाते हैं या जाती हैं और फिर और ज़्यादा एफ़र्ट किया जाता है कि और मज़े की चीज़ें बनाई जाए। सो व्यूअर्स, लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको रिकग्नाइज़ करना, उनको पिन पॉइंट करना कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फिर उनको इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, उनको पुश करना कि और आगे बढ़ें और काम करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, उनको प्रॉपर फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी देना। क्योंकि देखें, जब कोई इंसान हाई अचीवर होता है तो उसके साथ साथ अगर उसको कोई फाइनेंशियल या पैसों का फ़ायदा भी होता है या कोई अवार्ड्स या मेडल्स मिलते हैं तो उससे
मज़ीद ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि वो जेन्युइनली एक हाई अचीवर हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हैं। स्कूल्स में आपने देखा होगा कि बच्चे जब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता है, उसके अलावा अवार्ड्स दिए जाते हैं, पार्टिसिपेशन के भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को इनकरेज किया जाए, पुश किया जाए कि हाँ और मज़ीद आगे निकलो। तो मॉर्निंग एट होम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे भी हम कोशिश करते हैं कि चाहे सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, मॉडल्स हों, मीडिया की फील्ड की अगर बात करें तो, उसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हों, एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड लोग हों, डॉक्टर्स हों, आपके नेचुरोपैथ्स हों, कोई भी इंसान हो, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ज़रूर पुश करें, इनकरेज करें और उनको आगे लेके बढ़ें ताकि वो भी और इनकरेज हों। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सारे मीडिया से कि प्लीज़ ऐसे यंग लोगों को न्यूज़ में भी प्रॉपर रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे एट PTV न्यूज़ हमेशा कोशिश होती है कि जो यंग अचीवर्स या इवन ओल्डर जनरेशन के अचीवर्स हैं, हम ज़रूर उनको रिकग्निशन दें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ करनी ज़रूरी है। अगर रेटिंग की रैट रेस से बाहर निकल आएँ और इस चीज़ पे तवज्जो दें कि हमने अच्छा कंटेंट देना है और उस कंटेंट में उन लोगों को आगे लेके आना है जो डिज़र्व करते हैं, तो क्या ही बात होगी। आज व्यूअर्स हम फिर आपकी कुछ हाई अचीवर्स से मुलाकात कराएंगे शो के पहले मरहले के अंदर, जिन्होंने ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनकी जर्नी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमेशा होती है कि जब आप किसी हाई अचीवर को देखते हैं तो आप उसकी सिर्फ अचीवमेंट को देखते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि उस अचीवमेंट या उस लेवल पे पहुंचने के लिए इंसान ने कितनी मेहनत, कितने जतन किए होते हैं। तो हम इस पे भी आज बात करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान सुबह उठते ही एक हाई अचीवर नहीं बन जाता, उसको बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद बड़े एफर्ट्स, बड़ी मेहनत, बड़ी तकलीफ़ों, बड़े इश्यूज से गुजरने के बाद आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं। खैर व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं अपने एक बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जिसको हम बुलाते हैं अपना रॉयल क्वेश्चन ऑफ द वीक। जैसे कि आप जानते हैं कि रॉयल की ये बहुत ही अमेजिंग सी जो वॉशिंग मशीन है, इसकी अंदर हाई अचीवर्स की बात करें तो वॉशिंग मशीन्स में भी एक हाई अचीवर है। और ये किस तरह एक हाई अचीवर है, आप देख रहे हैं कि इसकी ड्यूरेबल मोटर है, डबल प्लास्टिक बॉडी है, इसका जेट स्ट्रीम सिस्टम है, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है। ये सब चीज़ों का मतलब बेसिकली ये है कि जब आप ये मशीन ख़रीदते हैं रॉयल की, तो आपको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा धुलाई मिल जाती है, राइट। यानी कि आप थोड़ी से अरसे के लिए इस मशीन को अगर ऑन करते हैं तो आपके कपड़े जल्द साफ़ हो जाते हैं, साबुन यानी डिटर्जेंट का भी कम इस्तेमाल होता है, बिजली का भी कम इस्तेमाल होता है, जंग या कोई और इश्यूज़ या कपड़े फटने का इशू नहीं होता। और इसकी वारंटी 6+1 ईयर्स की है, 6+1 ईयर की वारंटी है। अगर आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाएं रॉयल की और ऑर्डर करें, और आपको घर बैठे जो है ये वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन भी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो राब्ता करेंगे तो होम सर्विस के थ्रू घर पे ही आपकी जो मशीन है उसको ठीक कर दिया जाएगा। सो आप भी रॉयल की वॉशिंग मशीन का इंतखाब करें, ज़िंदगी को आसान बनाएं और हमें फिर साथ साथ दुआएं दें। अगर आप चाहते हैं कि रॉयल की वॉशिंग मशीन आप जीतें तो उसके लिए हमारे क्वेश्चन ऑफ द वीक का जवाब देना है, और और हमारा जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर आपने हमें DM करना है। मॉर्निंग एट होम हमारे फेसबुक का पेज है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? रॉयल की वॉशिंग मशीन जीतने के लिए आपने हमारे इस सवाल का जवाब देना है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? A फुटबॉल, B क्रिकेट, C हॉकी। मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे जवाब दीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई कंपटीशन या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर हम उसको ज़रूर अपलोड करें। एंड अदरवाइज़ ऑल्सो हमारी बड़ी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ रहती हैं ऑन आर फेसबुक पेज, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए मुलाकात करते हैं शेफ़ कोमल शहाब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम हाई अचीवर्स की बात कर रहे हैं। अब बीइंग अ मदर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ मदर, हम अपने बच्चों के अंदर भी देख रहे होते हैं कि इनके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है, कौन सा ऐसा हुनर है जिसको हम उभार के बाहर लेके आए। बिल्कुल। कभी कभी कोई बच्चा बहुत अच्छा गिटार बजाता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा पियानो बजाता है,
कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बहुत होता अच्छा है, होता है। कुछ बच्चा डिबेटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों को किरत कंपटीशन में बार बार वो जीतते हैं। नात की अगर कॉम्पिटिशन्स हों उसमें हम उनको जीते हुए देखते हैं। तो टैलेंट तो हर इंसान में कोई ना कोई होता ही होता है, है, बिल्कुल होता है। उसको ढूंढना पड़ता है। अब बहुत से लोग जो सर हिला रहे हैं और कह रहे हैं हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने फिर गौर नहीं किया, क्योंकि रब ताला ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर डाला है। बिल्कुल ऐसा ही, अब उसको बस जैसे कि ढूंढने की ज़रूरत है। एज अ शेफ, दिस इज़ योर टैलेंट, Yeah. दिस इज समथिंग यू वेरी गुड एट। अच्छा, और कोई ऐसा हिडन टैलेंट जिसके बारे में हमें पता नहीं है? मेरे बारे में मेरे बारे में वैसे ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन आई एम रियली गुड लिसनर। ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक टैलेंट है, बहुत कम लोग होते हैं जो अ गुड लिसनर होते हैं। यानी कि आपके अंदर सुनने की बहुत सुनने अच्छी की बहुत सलाहियत अच्छी है। है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्यूअर्स। हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं ताकि लोग हमारी बात सुने, और जब वो आगे से बोलते हैं तो हम अपनी अगली बात सोच रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते कि अगला बंदा हमसे क्या बात कर रहा है और हम किस तरह से उसके लिए एक बेहतर लिसनर बन सकते हैं। तो लिसनिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टैलेंट। अच्छा, किचन में आज क्या बन रहा है? आज हम लोग बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा और उसके साथ मोज़रेला स्टिक्स। अमेजिंग। तो वो मोज़रेला स्टिक्स तो बड़ी मुश्किल होती है, मैं तो जब भी घर में बनाने की कोशिश की वो ख़राब हो जाती हैं। Yeah. वो मेल्ट हो जाती हैं और सारी ख़राब सी हो जाती हैं। अगर उसकी कोटिंग डबल कर लेना तो फिर उसको जब फ्राई करते हैं तो वो स्टे करती हैं और शेप अपनी बरकरार रखती हैं। अच्छा चलो, लेट्स गो टू द रेसिपी। हम लोग फ्लेवर चिकन टिक्का बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें पिज़्ज़ा पहले डो बनानी है। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 375 ग्राम्स, नमक 7.5 ग्राम, चीनी 4 ग्राम्स, तेल 9 ग्राम्स, पानी 230 ग्राम्स एंड खमीर 5 ग्राम्स। इन सबको बोल में डाल के अच्छे से गूंद लेना है। जब वो सॉफ्ट उसको होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं उसको गूंदना है। लाइक फॉर 10 मिनट्स अच्छे से गूंद के उसको फिर कवर करके एक गर्म जगह पे रख देना है ताकि वो फूल जाए। 2 घंटे के बाद जब वो फूल जाएगा तो फिर हमने उसको बेलना है और बेल के साइड पे रख देना है। फिर हम उसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए हमने मुर्गी का गोश्त चाहिए 250 ग्राम, नमक आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और टिक्का मसाला आधा चाय का चम्मच। नमक को ये सारे मसाले लगा के मिनिमम हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करना है। उसके बाद फ्राइंग पैन में उसको फ्राई कर लेना है और उसको भी साइड पे रखना है। उसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए प्याज 3 अदद, टमाटर 5 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच, चीनी 1/4 चाय का चम्मच और कुटी हुई सुरख मिर्च 1/4 चाय का चम्मच और तेल 1/4 कप। बेकिंग डिश लेनी है, उसके अंदर प्याज को और टमाटर को रफली चॉप करना है। उसके ऊपर नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो डाल के उसको ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है और ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। उसके बाद जब वो बेक हो जाएगा उसको आपने ब्लेंड कर लेना है, तो आपकी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। और टॉपिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्याज, शिमला मिर्च, जैतून और हैलोपिनोस हस्बे ज़रूरत। जो हम दोनों चीज़ें मिक्स करके जी, और चीज़ें पिज़्ज़ा चीज़ होती है वो मोज़रेला और चेडर, 70% मोज़रेला एंड 30% चीज़, उसको चेडर चीज़, उसको आपने मिक्स करके आपकी वो पिज़्ज़ा चीज़ तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा डो को बेल के उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, ऊपर चिकन डालना है, टॉपिंग्स डालनी है और चीज़ डाल के उसको हाईएस्ट जो टेम्परेचर है ओवन का उसमें बेक करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। परफेक्ट। और मोज़रेला स्टिक्स जो रेसिपी एक्चुअली मैं जानना चाह रही हूँ। मोज़रेला स्टिक्स के लिए मोज़रेला चीज़ 500 ग्राम, सुरख मिर्च आधा चाय 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच। कोटिंग के लिए मैदा आधा कप, अंडे 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप। मोज़रेला स्टिक्स के लिए आपने मोज़रेला ब्लॉक्स ले लें, उसको आपने कट करना है एक स्क्वायर शेप में या जिस शेप में भी आप चाहते हैं, रेक्टेंगल, जो भी आपकी पसंद है। उसको आपने नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च और जस्ट टू गिव अ फ्लेवर, वरना वो बहुत ब्लैंड सिर्फ चीज़ का ही टेस्ट आएगा, तो एक फ्लेवर देने के लिए उसके अंदर ही सारे मसाले लगा के उसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने उसको मैदा की कोटिंग करनी है, उसके बाद अंडे की और उसके बाद एंड में ब्रेड क्रम्स की करनी है एंड देन आपने उसको मीडियम हीट पे फ्राई करना है। और कहते हैं कि अगर इसको अच्छी तरह फ्रीज़र में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको फ्राई करने से पहले लाइक घंटा 1.5 घंटा रखते हैं तो वो ज़रा चीज़ जम जाती है, चीज़ थोड़ी सी जम जाती है, तो बेहतर। ऑब्वियसली जब बहुत सॉफ्ट हो चीज़ उस वक्त थोड़ा सा इशू आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेरी तो बड़ी फेवरेट चीज़ है मोज़रेला स्टिक्स, लेकिन अगर सही बनी हुई हो तो देखेंगे इनकी मोज़रेला स्टिक्स की क्या हालत होती है बाय द एंड ऑफ द शो। छोटी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लेट्स मीट सम हाई अचीवर्स।
जी हाँ व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, तलहा का टी सो तलहा बेनज़र हमारे साथ हैं। दो चीज़ों ने स्टैंड आउट किया बहुत ज़्यादा, एक तो गाड़ियों ने और दूसरा इनके बालों ने। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम। तलहा देखिए, इतना टैलेंटेड कार रेसर जब इतने सिग्निफिकेंट से बाल बना के निकलता है ना, तो लोग गाड़ी से ज़्यादा बालों को देख रहे होते हैं। आपकी तारीफ करना चाहूँगी बालों की भी और कार रेसिंग की भी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन थिंक साथ साथ इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ, ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। सबसे पहले तो तला मुझे एक बात बताइए, जो मेरे पास आई मीन यू आर पाकिस्तान यंगेस्ट प्रोफेशनल ड्रिफ्ट ड्राइवर। जी देखो, ड्राइवर कार ये वो तो समझ आती है, ड्रिफ्ट ड्राइवर क्या होता है पहले ये समझा दो हमें। ठीक है, तो बेसिकली ड्रिफ्टिंग जो होता है एक आर्ट है गाड़ी को कंट्रोल से बाहर करके उसको कंट्रोल करने का। तो मतलब ये है कि आप एक सर्टेन स्पीड पे 60 या 70 या 100 किलोमीटर्स पे जाके आप गाड़ी को थ्रो करते हैं और वो स्लाइडिंग स्टार्ट करती है, और उसके बाद में आपने उसको कंट्रोल करना होता है उसी मोमेंटम के दौरान। तो बेसिकली वो एक पेंडुलम टाइप होता है और उसके बीच में आपने उसको रखना होता है। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट ड्रिफ्टिंग इज़। ठीक है। और उसके अंदर वी डू प्रोफेशनल इवेंट्स। और ओमान की जो ड्रिफ्ट फर्टिनिटी है, उन्होंने आपको प्रिंस ऑफ पाकिस्तान का भी टाइटल दिया है माशाल्लाह, और इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह आपको बहुत रिकग्निशन मिली है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि गाड़ियों में ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। और ये तो आपको पता है ना, पाकिस्तानी पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्शियस और ज़रा डरपोक होते हैं बच्चों के मामलों में। जी। तो ये वाकया कैसे दरपेश आया? जी, लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। या सो आई थिंक जिस तरह नॉर्मल टीनेजर्स या छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह गाड़ियों का शौक ज़रूर था हमेशा से। किस और उम्र से याद है? आई थिंक जब से मुझे याद है तब से गेम्स का शौक था, और हमेशा कार यानी कि गेम्स छोटे से priority, बेबी थे, तो जी। मतलब 3-4 साल की उम्र से याद है कि ऑलवेज इंटरेस्टेड। बिल्कुल ऐसे ही मेरे से जब मेमोरी डेवलप होती है तो तब से मुझे यही याद है कि हमेशा कार रेसिंग गेम्स जो थी वो प्रायोरिटी होती थी, और ये होता था कि यार खेलनी है तो उसमें हमेशा अच्छे होना है एंड उस पर अच्छा एक मास्टर करना है उसको। ठीक है, तब ज़रा इतना सीरियस नहीं था, बस गेम्स वगैरह होते रहे और सारा कुछ करते रहे। इवेंचुअली जब इतने बड़े हो गए थे, टीनेज में पहुंच के जब गाड़ी सीखने का चांस मिला, तो नॉर्मल गाड़ी वगैरह जब चलाना शुरू की तो पहली दफ़ा ख़ुद गाड़ी चला के अंदाज़ा हुआ कि यार ये एक अलहदा किस्म की फीलिंग है। किसी ये रिमोट के ऊपर नहीं है हाँ। होता, ये करना पड़ता है खुद। बिल्कुल ऐसा खुद करना पड़ता है, और आप एक चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे होते हो और फिर जिस तरह आप उसको चाहो तो उस तरह हो सकता है। तो वो एक बेसिस थी उस चीज़ की। और ऑब्वियसली जितने पेरेंट्स होते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो मतलब ज़रा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि एक्सपोजर जब नहीं होता, पता होता कि अच्छा इसका किस तरह है, तो वो ज़रा ऑब्वियसली पेरेंट्स होते एक हैं। सेकंड स्टॉप, हम आगे निकल गए हैं अच्छा क्योंकि आपने एक्सप्लेन पहले करना शुरू कर दिया। मैं अभी वहां तक पहुंची हूँ जहाँ पे आपने गाड़ी चलानी शुरू की। जी देखिए, ख्वाब बहुत से लोगों का होता है, मैंने प्रोफेशनल कार रेसर बनना है। मेरे बेटे ने भी 6 दफ़ा कहा है, 16 जी। साल के होने वाले हैं, 17 साल के होने वाले हैं माशाल्लाह हमजा। बट बात यह है कि कहने में और हो जाने में बड़ा फ़र्क होता है। मैं वो जर्नी समझना चाह रही हूँ। तो गाड़ी चलानी सीखी, जी, गाड़ी चलाना सीख ली। उसके बाद बीच के अंदर जब से गाड़ी चलाने के सीखने से प्रोफेशनल ड्राइवर बनने तक के वो अंदर क्या बीच में कहानी है? काफ़ी गैप था। मैं मलेशिया गया था साइबर सिक्योरिटी स्टडी करने, इंटरेस्टिंग। और फाइनल ईयर जो मेरी यूनिवर्सिटी का था, तो उसके अंदर मुझे सिर्फ ये ख्याल आया कि यार अगर एक इस जगह पे हैं तो वाई नॉट लेट्स ट्राई टू सी के जिन चीज़ों के हमारे पाकिस्तान में अभी नहीं उस तरह अपॉर्चुनिटी मतलब प्रोफेशनल लेवल पे, तो एक्सप्लोर करके देखते हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा नया। तब भी ये नहीं गोल था कि प्रोफेशनल ड्राइवर बनेंगे या बन जाएंगे। तो वहाँ से ये शुरू हुआ कि एक लीप ऑफ फेथ था, बस एक ऐसे लगा कि एक ख्याल आया ज़हन में कि यार ये करके देखते हैं, शायद इसमें कुछ जो है ना अपना फ्यूचर है। तो फिर क्या तो पहली चीज़ क्या की? पहली चीज़ ये थी कि रैंडमली यूज्ड कार प्लेटफॉर्म से मैंने एक गाड़ी ख़रीदी अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि मैं अपने अपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी जा सकूं। ठीक है। तो वो एक मिक्स गाड़ी थी जो कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी कर सकती थी और वो रोड पे भी चल सकती थी। तो वो गाड़ी मैंने एक ऐसी ख़रीदी, और ऑब्वियसली घर वालों को ज़रा थोड़ा सा कह के कि यार मुझे ट्रांसपोर्टेशन का एक मोड चाहिए। तो वो गाड़ी लेने के बाद में जब आहिस्ता इसीलिए आहिस्ता, बच्चों जब भी कोई बात कहें व्यूअर्स, उनको प्रॉपर्ली वेरीफाई किया करें, वरना फिर ये हो जाता है। नहीं मेरे फैमिली ये तो अच्छा हो गया ना। हाँ। मेरी फैमिली ने प्रॉपर वेरीफाई करके, इनफैक्ट उन्होंने बड़ी विलिंगली इस चीज़ पे ये सपोर्ट किया था कि इंस्टेड ऑफ छुप के या
गलत बयानी करके मैं करूँ। अच्छा हम फिर आगे निकल गए, फिर आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा गाड़ी ले ली है। जी गाड़ी ले ली। गाड़ी लेके मैंने जिससे गाड़ी ख़रीदी थी तो उससे मैंने कहा कि यार अपना मुझे जहाँ से गाड़ी ठीक कराते हो या कोई एक शॉप वगैरह या कोई चीज़ तो मुझे वहाँ पे लेके चलो, ताकि मैं ना ज़रा कम्युनिटी देखना चाहता हूँ कि अच्छा इसमें क्या क्या, इसी बहाने मुझे कोई नेटवर्किंग होगी, आई विल मीट सम पीपल। तो वो किस्मत ये थी कि ख़्याल भी एक दूसरा पार्ट यहाँ पे आया ख़्याल का कि जैसे ही मैं पहली दफ़ा उस जगह पे पहुँचा, अभी मैंने गाड़ी रिसीव भी नहीं की थी, तो एक प्रोफेशनल ड्राइवर मुझे उस शॉप पे मुलाकात हुई मेरी उससे, और ऐसे ही करते करते उससे ये डिस्कशन स्टार्ट होगी कि यार मैं इस तरह पाकिस्तान से हूँ और ये मेरा ख़्याल है और हमेशा से मुझे इस चीज़ का शौक़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यार रोड मैप नहीं मुझे कोई ऐसा ना नज़र आया कि मैं हाउ कैन आई परस्यू इट। वही ना, जिस तरह लोगों को शौक होता है मैंने एक्टर बनना है, बट यू जी। डोंट नो हाउ टू बिकम एन एक्टर, यू वांट टू बी यू नो। अब जैसे इंजीनियर बनना है तो आपको पता है आपने स्कूल जाना है, बिल्कुल। आपने डिग्री मुकम्मल की, आपको पता है कि ये 8-10 जगहें हैं, 20 जगहें हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप इंजीनियर बिल्कुल मतलब आप ऐसे। प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ये काम थोड़ा मुख्तलिफ है, जी। इसका सिरा नहीं मिलता। जी ऐसे ही हुआ था ना, वो नहीं मिला। तो जब इससे मेरी ये डिस्कशन है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन अब मुझे रोड मैप सब सिखा सकते हैं, तो वहाँ से ये एक अच्छी हुई थी कि बात जिस पे मुझे आई वाज़ वेरी कन्विंस्ड कि अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी है कि वो बंदा जो था वो इतना अच्छा बंदा था और वो ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड बंदा था फॉर हिज कैलिबर इन द इंडस्ट्री, के उसने ये कहा कि यार उसने मुझे रोड मैप एक्सप्लेन करना शुरू किया और वो सारी डिस्कशंस होना शुरू हुई कि यार दिस इज़ पॉसिबल, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स है इसमें, ये डिसिप्लिन उन्होंने कमिटमेंट आपको इस गाइड तरह किया प्रॉपर, उन्होंने गाइड वेरी किया। काइंड ऑफ हिम। वेरी काइंड ऑफ हिम एंड इनफैक्ट इस तरह सा था कि उसने 3 महीने तकरीबन हमारी कमो पेश जो है इस पर सिर्फ वर्बल डिस्कशन होती रही कि हाउ सीरियस एम आई एक्चुअली। जब इस चीज़ को ये डिफ़ाइन होगी कि आई एम वेरी सीरियस एंड मैं इसको करूँगा और मैं कर सकता हूँ, विल पावर के इतनी डेडिकेशन है, तो फिर उसके बाद में हमने इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा काम स्टार्ट करना शुरू किया। और फिजिकल प्रैक्टिस की तरफ कब आए? फिज़िकल प्रैक्टिस आई थिंक 4 to 5 months ऑफ डिस्कशन, जब ये डिफाइन गुफ्तगू के बाद में, क्योंकि बड़ा डेफिनेटिव होता है वीडियोस इसमें। भी देख रहे हैं इनकी, और ये तो खैर बहुत आगे की बात है जो अब आप वीडियोस देख रहे हैं। जी मेन डिस्कशन जो थी वो डिसिप्लिन की थी कि डिसिप्लिन डेवलप करना, वो एटीट्यूड डेवलप करना बड़ा ज़रूरी काम था। भाई वीडियो गेम के अंदर जाके किसी चीज़ में क्रैश करके एक धमाका होना जी और फिर एक और लाइफ मिल जाना, वो एक और जी, बात जी, है। जी। इसमें एक दफ़ा लाइफ गई तो गई, बिल्कुल कहानी ख़त्म, चैप्टर क्लोज्ड। जी। इट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जब आप प्रोफेशनल इवेंट्स इस तरह के करते हैं ना, तो इसके अंदर मतलब दे आर वेरी वेरी कंट्रोल्ड इवेंट्स, और कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरह देयर इज़ अ बिग सेट ऑफ रेगुलेशंस एंड रूल्स जो हर रेस से पहले या दिए जाते हैं ड्राइवर को। मशीन है, देखो जी मशीन में कोई चीज़ ऊंच नीच हो जाए, आप कितनी भी चेकिंग कर लें, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती। देखिए वैसा ही है, गारंटी तो बिल्कुल भी बड़ी सारी चीज़ों में है जिसमें गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं चाहती लेकिन हूँ कि जो इस हम- वक्त यंग लोग अगर जो देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें कि विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियसली, दिस इज़ नॉट, मतलब इसको लाइटली नहीं लेना कि आप बच्चे को कोई देखे कि यार इसको तो बड़ी इज्जत मिली है, इसको तो बड़ी तलाश डूइंग सो वेल, तो चलो हम भी अपने बच्चों को कहेंगे, मतलब नो, जी सोच समझ के। 4 महीने की गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद फिर आपने फिजिकल देखिए प्रैक्टिस करना। सेफ्टी की जो आपकी बात है ना, रिस्क और सेफ्टी की, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ अपनी एक गाड़ी की। जो हमारी एक गाड़ी है वी कंसिडर इट अ मशीन, ठीक है, ये हमारा बेसिकली एक तरह से हमारा ये वेपन है जो कॉम्पिटिशन्स के लिए है। तो ये हम लोगों ने एक एक चीज़ इसकी अपने हाथ से ज़ीरो से बनाई हुई है, मतलब जिस तरह फैक्ट्री में बनती है तो ये गाड़ी ज़ीरो से एक एक चीज़ इसकी की हुई है। सो देयर इज़ अ बिग टीम ऑपरेटिंग दैट कार अदर देन द ड्राइवर, जो कॉन्स्टेंटली इसके चेक्स एंड बैलेंस होते कितने हैं। लोग हैं आपकी टीम में? आई थिंक मेरी टीम के अंदर 7 से 8 लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली ऑन ट्रैक होते हैं और उनके डिफरेंट रोल्स हैं। एक लैपटॉप से कनेक्टेड है, मैकेनिकल कनेक्टेड है, क्रू होता है, देयर इज़ अ स्पॉटर हु इज़ अ गाय आउटसाइड द कार जो आपको बाहर train से कौन कर रहा करता होता है। आपको ट्रेन कौन करता है? जी मुझे ट्रेन जो है वो मेरे मेंटोर है। मेंटोरशिप के अंदर वही बात आती है, द सेम पर्सन जिसने मेरे से इसका डिस्कशन हुई थी और वो फिर इतने लंबी जर्नी चली कि उसने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। और इसमें मेंटोरशिप की बड़ी ज़रूरी चीज़ आती है कि देखें जिस बंदे के किसी का एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप उसके एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ सीखते हैं, और जितने मर्ज़ी आप डेवलप्ड या इस्टेब्लिश्ड होना, तो आप कभी भी सीखना नहीं ख़त्म कर सकते। तो वो वाली चीज़। और जहाँ तक बात आ गई सेफ्टी की,
तो अगेन सेफ्टी के अंदर जो है देर इज़ 0% कॉम्प्रोमाइज़। मतलब थोड़ा सा इसलिए ये लगता है कि हमारे यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना सेफ्टी की वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम सेफ़ और अनसेफ कंसिडर करते हैं। दैट इज़ नॉट द केस इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट अ सर्टन सर्टिफिकेशन, तो रिगार्डलेस वो बहुत अनइम्पॉर्टेंट कर चीज़ होगी, आपको आप इंस्पेक्शन पास नहीं कर सकते। अच्छा, अब तला यहाँ पूछना बनता है कि अब आपने आफ्टर 4 मंथ्स प्रोफेशनली ट्राई, मतलब इन द सेंस कि ट्रेनिंग अपनी शुरू कर जी। दी, किस स्टेज पे पेरेंट्स को बताया कि ये अब मैं करना चाहता हूँ? कितनी मेरी देर? जी, मेरी पेरेंट्स से शुरू से ही इस बात पे डिस्कशन स्टार्ट ये हो गई थी कि देखें ऑब्वियसली थे वो उसी तरीके से कि यार बड़ा अनसेफ हो सकता है, रिस्की हो सकता है, लेकिन मैंने उनको हमेशा से लूप में ये रखा था कि देखें अभी मैं इसको करना चाहता हूँ, आई वांट टू आइडेंटिफाई कि वेदर और नॉट इट इज़ अ फिजिबल या पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अस या करियर है अपॉर्चुनिटी। कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अलॉन्ग द वे मैंने उनके साथ फिर ये डील हुई थी मेरी उनके साथ कि देखें मैं करूँगा प्रोफेशनली और एक कंट्रोल्ड इवेंट करूँगा, सैंक्शनड इवेंट्स करूँगा, कोई हूनीगन रोड्स पे नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर मैं परफॉर्म अच्छा कर गया और मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ गया या एक मार्क डिफाइन हो गया कि आई एम एबल टू डू इट एंड आई एम एबल टू रिप्रेजेंट माई कंट्री, तो फिर आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस पे। तो जो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये थी कि जब उस टाइम पे मैं स्टडी कर रहा था, तो चूँकि मैं स्टडी कर रहा था टाइम भी लिमिटेड था और ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते थे क्योंकि स्टडी एजुकेशन पे बड़ा फोकस था। और बाहर के मुल्क में तो वैसे ही बड़ा बिल्कुल, मुश्किल आप होता जब है। अकेले रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो मैंने कम पेश 6 सेशंस किए थे फ्रॉम ज़ीरो टिल माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन ओवर द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। मतलब 2 महीने बाद एक सेशन करते थे और उन 2 महीनों में सेशन कितना लंबा होता था? 9 to 5 पूरा दिन। यानी कि 6 दिन सिर्फ प्रैक्टिस की? हाँ जी, और यस 6 दिन प्रैक्टिस करते थे 8 जिसमें वो महीने ट्रेनिंग में कराता 6 दिन था, प्रैक्टिस की आपने? जिसमें वो ट्रेनिंग कराता था। और फिर ये होता था कि कभी कभी किसी रैंडम जगह आप पे खुद जाके रिहर्स कर लेते कुछ थे? खुद रिहर्स कर लेते। देयर वाज नो गाइडेंस इन दोज। रिहर्सल ही राइट वर्ड होता है या क्या होता है? प्रैक्टिस होता है, Practice होती है, सीट अच्छा। सीट टाइम हम उसको हमारे असल acting में जी, rehearsal होता है तो हम अच्छा। उसको सीट टाइम बोलते हैं। मतलब है, इट इज़ seat time। रिहर्सल द टाइम यू स्पेंड इन अ सीट, समथिंग लाइक सेम थिंग लाइक द पायलट। एग्जैक्टली फ्लाइट टाइम जिस तरह होता है। तो 6 दिन की ज़ीरो से फिगर 8 डोनट से एक चीज़ होती है सिर्फ गोल गोल घुमाना, और एक फिगर 8 जो होता है नंबर। हमने गो कार्टिंग में देखा है। बिल्कुल। तो उस तरह से वो शौक तो करना हमें शुरू भी है किया। लेकिन गट्स इतने Yeah. नहीं है हमें। लेकिन इसमें ये हुआ कि वो फिर अच्छी चीज़ ये होती थी कि मैं एक ख़त्म करता था ना, तो उसके बाद वो मुझे ये कहता था कि यार इसके ऊपर मज़ीद टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं अब आगे है, बढ़ो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाइस। उसकी पेस बहुत ज़्यादा नाम हमारी क्या है अच्छी थी। उनका? कोई हम उनका नाम है ज़ैहम बिन हमदान, गोज़ बाय द नेम ऑफ बुलजाई। बुलजाए, आपको अल्लाह खुश रखे। यू आर अ Yeah, वंडरफुल पर्सन। नहीं देखें, कोई भी बंदा किसी को अपने अंडर द विंग ले और उसको बिल्कुल ट्रेन ऐसे ही करे है। और प्रैक्टिस कराए, मेंटोर एक पेड पोस्ट नहीं होती। ये नहीं वो होती। बंदा होता है जो बस फैसला करता है कि यार आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये वो हार्ट दिल से दिल का होता है कि कितना आप और डेडिकेट देखो, करना चाहते हैं। टाइम इज मनी। एग्जैक्टली, कोई भी आपको वक्त दे रहा है, उनको क्रेडिट देना बनता है। 100% वैल्यूएबल। और मेरा ये ख्याल है कि अगर मैंने ये चीज़ें उससे ना सीखी होती तो शायद मैं इस टाइम पे यहाँ ना होता। अच्छा, तो चलो मुझे बताओ यहाँ से अब कहाँ जाना है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्रॉम नाउ यस, द फ्यूचर द भाई प्लान, ओमान वाले तो मान गए ना जी, कि देखिए, आप प्रिंस ऑफ पाकिस्तान हैं। the goal is to be the world champion and to be the champion in different region, Japanese industry, in European industry and all the way to the American market. लेकिन अभी नेक्स्ट प्लान क्या चीज़ है? अभी नेक्स्ट हमारा ये है साउथ ईस्ट एशिया में एक जापानीज़ और यूरोपियन चैम्पियनशिप्स आ रही हैं, जिसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम दैट वी आर एबल, हमने एक चैम्पियनशिप विनिंग गाड़ी बना ली है और एक चैम्पियनशिप विनिंग पोटेंशियल टीम है। तो अब अगले साल हमारा ये गोल है कि हमने वहाँ जाके डोमिनेट करना है, सिर्फ जीतना नहीं है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ को 100% कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं और इसमें कोई वो नहीं है कि हम ना कर सकें। इसमें सिर्फ ये बात आती है कि हम लोग उतना रेडी होके जाएं जिस लेवल पे वो कंपेटिटर्स आ रहे हैं या क्लोज टू इट, सो दैट वी कैन पुट अ गुड फाइट और उनके साथ हम उस चीज़ को कर सकें। मेरा जो ये 6 दिन के बाद में 7वें दिन कंपटीशन था, ऑन माई फर्स्ट कंपटीशन आई गॉट 2nd प्लेस। अमेजिंग। दैट वाज द मार्किंग पॉइंट जिसके ऊपर मेरे फैमिली भी कन्विंस होगी, उनको मैंने प्रूव किया, उनको मैंने दिखाया सारी वीडियोस और सारी चीज़ों से कि कितना होते हैं आप सिक्योर होते हैं, यू कैन नॉट मूव योर नेक
inside your car you cannot literally even move this आप much. प्रॉपर पैक्ड होते हैं। पैक्ड होते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जब उनको दिखाई तो उनको फिर ये समझ आई, और फिर वो जो मेरा उस्ताद है उसके साथ कि यार दिस इज़ इट इज़ नॉट एज अनसेफ। आप डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ें जो चीज़ें वो आपसे रिक्वायर करते हैं अगर आप उनको फॉलो करें तो इट इज़ नॉट एज अनसेफ। लेकिन डिसिप्लिन की बात आ जाती है सारी कि आप डिसिप्लिन फॉलो करें। भाई आपने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश की है और उसमें काफ़ी हद तक आप कामयाब भी हैं। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट तला। Thank you very सो much. मच। एंड व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर इंसान में कोई ना कोई ऐसा खूबसूरत हिडन टैलेंट होता है जो कभी कभी बहुत लेट ज़िंदगी में उभरता है और कभी कभी बहुत यंग एज पे, जिस तरह तलहा बिन अज़हर ने रिकग्नाइज़ किया अपने अंदर का टैलेंट और फिर उसको परसू किया, तालीम को भी साथ साथ लेके चले। और माशाल्लाह अब देखें, ओमान की फर्टर्निटी तो कहती है कि ये प्रिंस ऑफ पाकिस्तान है, हमने इनको प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड बनाना है इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। थैंक यू सो मच तला, बेस्ट ऑफ लक विद थैंक एवरीथिंग। यू वेरी मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मैं आपकी मुलाकात एक और बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत टैलेंटेड हाई अचीवर से कराना चाहती हूँ। जैसे कि आपसे शुरू में भी बात की व्यूअर्स, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उस टैलेंट को रिकग्नाइज़ करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, स्पेशली उन लोगों का जो मीडिया में काम करते हैं। एंड बीइंग ऑन द स्टेट चैनल मॉर्निंग एट होम, हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि जो लोग भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे, उनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। तो हमारे साथ एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो बॉडी बिल्डर भी हैं, फ़िटनेस मॉडल भी हैं। रिसेंटली ये थाईलैंड में फ़िटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का इन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें 30 ममालिक हिस्सा ले रहे थे। इसमें इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। इनको फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई, इंडिया में को सेकंड पोजीशन मिली और श्रीलंका को थर्ड पोजीशन। फर्स्ट गोल्ड मेडल इनको मिला इन मेंस फिजिक, सेकंड गोल्ड मेडल था मेन फिजिक क्लासिक और थर्ड गोल्ड मेडल था इन बॉडी बिल्डिंग। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट एहसन असलम की। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बना। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ मौके ढूंढे जाते हैं पाकिस्तान को बुरा भला कहने के। आई एम सॉरी, पूरी दुनिया में लोग कॉन्स्टेंटली चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा अगर कोई अल्लाह ना करे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई नेगेटिव चीज़ हुई है तो सबसे पहले कहेंगे पाकिस्तान से तो नहीं है, यू नो। तो वहाँ पे जब आप जैसे यंग लोग आगे आते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो पूरी दुनिया को हमारी एक बहुत पॉजिटिव इमेज आती है। तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सो थैंक यू फॉर कमिंग। एक बात बताओ, एक तो ये जो एक मेंटालिटी है ना, मैंने आपको देखा तो मैंने कहा एक मिनट, बॉडी बिल्डर, ये एक मेंटालिटी है जी जी। ये बॉडी बिल्डर की फिजिक बहुत बड़ी होती है जी। तो थोड़ा सा ये क्लियर कर दो कि किस किस किस्म के बॉडी बिल्डर्स होते हैं हाँ और फिटनेस मॉडल्स होते हैं। अगर मैं बॉडी बिल्डर्स की बात करूँ तो देर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज इन विच देर आर सम नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, देर आर सम नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, सम आर अननेचुरल्स, बोथ आर लीगल्स। बट मैंने अपने आप को हमेशा से उस कैटेगरी में फॉल करवाया है जहाँ पर मैं जितनी नेचुरली इस चीज़ के अंदर आगे आ सकूँ वो बेहतर समझा जाए, ताकि मैं एक यूथ को जो है एक अच्छा पैगाम दे सकूँ और उनको फिट रहना सिखा क्योंकि सकूँ। लीन बॉडी बिल्डिंग भी होती है व्यूअर्स। हम लोग एक्चुअली जब बॉडी बिल्डर सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं, विच इज़ फाइन, वो भी बहुत अच्छा लगता है उस बंदे के लिए जो जिसको वो पसंद हो। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर मर्दों की फिजिक ज़रा स्लिम की तरफ होती है। अब जब उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा मैस चढ़ाने की कोशिश करते तो हड्डी तो उतनी की उतनी होती है ना अंदर, तो फिर प्रेशर बॉडी पे ज़्यादा आ जाता है। और आप जिस साइज पे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल कम भी कर देते हो ट्रेनिंग, तो आपकी बॉडी की शेप नहीं खराब होगी। नहीं होती। अच्छा, तो ये बताइए आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैम डॉक्टर इंजीनियर से निकल के आप यहाँ आ गए? हाँ, एक्चुअली मैम अगर बात की जाए तो मैंने तकरीबन 5 साल पहले जो है अपने करियर का आगाज़ किया था प्रोफेशनली इन बॉडी बिल्डिंग। First of all, I won silver medal from a local competition in Lahore. लाहौर में जब मैंने कंपटीशन पहला खेला, वो शौक का था कि जी शौक पैदा हुआ, चलें खेल लेते हैं। मेरे जो मेंटोर थे, मेरे जो कोच थे, उन्होंने मुझे थोड़ा और इनकरेज किया
एंड दैट और मैंने थोड़ी सी और तैयारी करना शुरू की। उसके बाद मैं स्टेट लेवल पर चला गया और स्टेट लेवल के अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, और क्योंकि अभी तक मैं गोल्ड मेडल जो है वो कहीं पे जीत नहीं सका था पाकिस्तान में। तो आप आगे निकल गए। जी जी। पहले पीछे तो चलो। हाँ। इसका शौक कैसे पैदा हुआ? अच्छा, इसका मैं तो शौक, बिल्कुल शुरुआत पे जाना चाहती हूँ। हाँ जी। क्योंकि यूजुअली जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप पूछो कि बेटा क्या बनना है, तो सबसे पहले तो माँ बाप की तरफ देखते हैं, जी फिर अम्मा अब्बा की जो एक्सप्रेशन होती है उस हिसाब से कह देते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ जी। कंप्यूटर, कुछ जी। इस तरह की बात कह देते हैं ना। तो आप जब छोटे से थे, बिल्कुल बेबी थे, कोई पूछता था क्या बनोगे तो क्या कहते थे? उस टाइम अगर मैम बात की जाए तो उस टाइम तो आपका वाला सवाल बिल्कुल सेम है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, ठीक है। अच्छा, पायलट भी हाँ बनना जी, था। तो वो पायलट वाली ही वो चीज़ थी कि जी पायलट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपब्रिंगिंग के टाइम जो है ना, हमें नहीं पता लगता कि ये फीड कराई जाती है हाँ बार बार। हाँ। कि क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे कंट्रीज़ में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, तो नाउ आई गेट द पॉइंट कि वहाँ पर जो है ये बताया जाता है कि बच्चे को अपब्रिंगिंग ऐसी की जाती है कि उनको आगे आने का खुद मौका दिया जाता है, वो खुद फील्ड अपनी चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब मुझे चीज़ों की समझ आना शुरू हुई, जब मैं थोड़ा सा काबिल हुआ, तब मैंने डिसाइड किया कि नाउ अब मुझे करना क्या है। उस टाइम मेरे साथ होता ये था कि मुझे था कि क्या नाम लेते हैं यार, अच्छा कपड़े पहनना जो है ना, ठीक है, वो ज़रा लाजमी है, क्योंकि मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं अच्छा कपड़े पहनूं और ग्रूमिंग अच्छी हाँ ग्रूमिंग अच्छी हो, उठना बैठना अच्छा हो। पेरेंट्स जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, क्योंकि हमें इवन के कांटे और छुरियों का इस्तेमाल जो था वो बचपन से सिखाया गया था। हालांकि मैं अच्छा, मिडिल वो क्लास वाले बच्चे थे जो, हाँ जो, जी। जो, जो स्कूल में जिन बच्चों से सबको नफरत होती है कि हर वक्त यूनिफॉर्म परफेक्ट, एक चीज Exactly, परफेक्ट, exactly. हर रोज घर आ रहे हैं हाँ। स्टार के साथ, जी, जी, गोल्ड जी। स्टार के साथ, के हमारी सबसे अच्छी ग्रूमिंग थी। अच्छा, आप वो वाले थे। जी, बिल्कुल। मैं उसका ऑपोजिट थी। हाँ, तो अच्छा, फिर? ये बेसिकली मदर वाली साइड से जो थी ना, मदर, हालांकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन मदर की अपब्रिंगिंग जो थी, मदर ने हमेशा ये कोशिश की कि फ्रीडम उन्होंने हर चीज़ में हमें दी, ठीक है। लाइक ये नहीं था कि फ्रीडम के हवाले से हमें किसी में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई या हमें रोका गया कि आप ये मत करें, ये मत करें। उन्होंने हमेशा से हमें जो है वो फ्री रखा कि आप जो भी अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर एतमाद है, आप डिस्कस करें हमारे साथ आकर। और हमारे पेरेंट्स को भी हमारे ऊपर एतमाद था और हमें भी उनके ऊपर एतमाद था। तो जब भी कोई चीज़ डिस्कस की हम गई, कितने भाई बहन हो? हम बेसिकली 3 बहन भाई हैं। आई एम द एल्डेस्ट वन, उसके बाद मेरे 2 यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सो द सिस्टर इज़ द यंगर एंड द ब्रदर इज़ इन बिटवीन। तो छोटी सी फैमिली है और माशाल्लाह। सबकी, हाँ जी, सबकी अपनी हमारी भी इतनी है। I've got an older sister and a younger brother। हाँ, तो उसके बाद ये था कि जब मैंने जर्नी का स्टार्ट, अगर मैं इसकी बात करूं, तो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद से जो है इसका प्रॉपर्ली शौक पड़ गया कि नाउ आई वांट टू अचीव समथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने वो चीज़ स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में तो मेरा कोई भी गोल नहीं था कि मैं इतना इंटरनेशनल स्टेट लेवल तक जो भी जा सकूँगा। तो लाइक मुझे सिर्फ, मैंने जैसे आपको बताया, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। ये फिर हम फिटनेस में कैसे आ गए? फिटनेस में इस तरह से हुआ कि अब मैं ना बहुत दुबला पतला था उस टाइम, तो मुझे था अभी कि भी थोड़े दुबले पतले ही हो। हाँ अभी, लेकिन उस टाइम तो इससे भी ज़्यादा था। अच्छा, ठीक है। तो मुझे था कि क्या नाम लेते हैं, अभी भी ये है कि क्या नाम लेते हैं, व्हेन आई वाज इन शर्टलेस एंड व्हेन आई वाज ट्रेनिंग, और मेरा जब फोटो शूट्स वगैरह चल रहे होते हैं ना, देन आई लुक गुड। और लेकिन जब मैं फुल स्लीव और इन सूट होता हूँ, तो बेटा हमें आप पूरे कपड़ों में ही चाहिए शो के ऊपर। तो ये मैं क्लियर कर दूँ बात। हाँ, तो उस टाइम जो है क्या नाम लेते हैं, उस टाइम जो होता है थोड़ा सा समटाइम्स लोगों को नहीं पता लगता कि यार, देखने से अभी भी लगता है कि यार यू वॉन द 3 गोल्ड मेडल, हाउ इट पॉसिबल, कि ये कैसे भाई, देखने में तो तुम लगते हाँ, नहीं वैसे हम इधर तो पहुंचे ना कि 3 गोल्ड मेडल्स की तरफ हम कैसे गए? हाँ। आपने कहा अब हम वहां तक पहुंचे थे कि सिल्वर मिल गया, ये हो हाँ गया, जी, वो हो गया। हाँ जी। यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ पे मैंने 2000, मैं इसका थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ना आपको स्टेट्स और नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कुछ रिप्रेजेंटेशन अपनी देनी होती है। हाँ। उसके बाद यू आर क्वालिफाई फॉर द इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। अब मेरा ये था कि मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मेरे कोचेज़ ने और मेरे जो टीचर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार यू शुड पार्टिसिपेट, डोंट थिंक अगर आप जीतते हो या हारते हो उस चीज़ को भी छोड़ दो, ठीक है। पार्टिसिपेशन भी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपका इंटरनेशनल स्टेट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब यहाँ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब तक मैं यहाँ पर था तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि हाँ, नाउ
कह तो वो ठीक रहे हैं, और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मैं बाहर के मुल्क में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर जो है वो अपना एक नाम बना रहा हूँ। तो मेरा शौक़ जो था बेसिकली यहाँ से 2021, मुझे आज भी याद है 2021 मई का महीना था जब मैंने अपनी ट्रेनिंग जो थी वो प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेटस के लिए स्टार्ट कर दी थी। और 2021 में मैंने ये स्टार्ट किया करियर अपना। ये व्यूअर्स आप वीडियो भी साथ साथ देख रहे हैं इंटरनेशनली। तो उसके बाद जो है मैंने जहाँ पर इंटरनेशनली स्टेटस जो था वो मेरा चलना शुरू हुआ, और मैंने 1-1.5 साल जो है वो प्रॉपरली इसी फील्ड के अंदर लगा दिया कि जी नाउ डू और डाई, एंड व्हाट हैपन, नाउ मुझे अब ये करना है। अब वहाँ पर पहुँचने की जो जर्नी थी उसके अंदर मैम मैं कह सकता हूँ कि टू मच डिफ़िकल्ट। स्टेट लेवल ओके, नेशनल लेवल ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप बात आती है ना इंटरनेशनल लेवल की, इट्स टू मच टू डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन, स्पेशली पर्सन लिविंग इन अ कंट्री इन पाकिस्तान। यहाँ पर बहुत मुश्किल है एक बंदे के लिए कि वो वीज़ा, फंड्स, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है। तो उसके अलावा काफ़ी सारी मुश्किलात थी, काफ़ी सारा डाइट प्लान था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। आई कांट टेल यू कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड की हैं और किस तरीके से मैं उनको खाता रहा हूँ। तो वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। हाँ, आज ठीक है। सुबह तबीयत नहीं खराब करनी। नहीं, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। तो देन माशाल्लाह यू गॉट टू दैट प्लेटफॉर्म एंड 3 आपने गोल्ड मेडल जीते। यहाँ से आगे का क्या सोचा है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? मैम आगे का मेरा करना है? फ्यूचर प्लान ये है कि आई एम राइट नाउ क्वालिफाइंग फॉर ओलंपिया अमेच्योर, एंड आफ्टर दैट for 1 or 2 years after I have a plan for Olympia as well, if I be qualify for Olympia as well, but उससे पहले जो है मुझे इंटरनेशनली पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ताकि मैं अपने कंट्री को जो है वो 2 या 3 जगह और रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है, एंड देन आई विल बी क्वालिफाई। क्योंकि ओलंपिक्स में जाने के लिए जो है वो ऑलरेडी आपको ये 1 या 2 गोल्ड मेडल्स नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंटली काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता है। आपके एथलीट वो देखते हैं कि आपका एथलीट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितना कंसिस्टेंट है, बिल्कुल। देन दे क्वालिफाई यू, सही। ठीक है। अब मुझे वहाँ तक पहुँचना है। आई एम 28 years old राइट नाउ, एंड आई हैव अ प्लान फॉर, मुझे नहीं पता कि शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी कितनी लिखी है, बट येस आई थिंक कि मैंने अपने लिए आगे 35 साल की उम्र तक जो है एक प्लान सोचा हुआ है कि मुझे 34 to 35 years की एज के अंदर जो है एटलीस्ट ओलंपिक्स की स्टेज तक पहुंचना है। Well, we wish you all the best. Thank you, thank It's been a pleasure having you on the show. Thank you so और much. खुश रखे अल्लाह आपको, आबाद रखे, Thank और you. ये 3 गोल्ड मेडल्स 30 गोल्ड मेडल हो जाए। Thank you so आमीन। much. Thank you so much for miss. joining Thank us. you so much. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिस सुपरस्टार का हमें महीनों, सालों, सदियों से इंतज़ार था, आखिर वो आ ही गए हमारे सेट पे। कहाँ शो का नाम होता था मॉर्निंग विद जुगन, उधर भी उम्मीद लेके हम बैठे रहे, फिर बीच में यहाँ से कहीं और चले गए, फिर वापस आ गए और शो का नाम मॉर्निंग एट होम हो गया। और जब घर का नाम आया तो फिर हमारे यंग मैन हमारे शो पे आ गए। ब्रिलियंट, चार्मिंग, डैशिंग पर्सनालिटी, एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन ओरेटर, मतलब जिस तरीके से ये बात को दूसरे इंसान को क्रॉस करते हैं वो एक अनबिलीवेबल अंदाज है। आफ्टर ऑल है तो डायरेक्टर भी और उसके साथ साथ एक बेहतरीन प्रोड्यूसर। मैं बात कर रही हूँ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट नबील ज़फ़र की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं सोचती हूँ कि नबील कहूँ कि नदीम कहूँ। आप नबील ही कहेंगी। नदीम कौन है? ये नदीम ज़फ़र कौन है? नदीम भी मैं ही था। क्या मतलब था? मतलब था से मुराद कि चेंज कर लिया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में अभी भी नदीम चलता है, क्योंकि उन दिन 91 में मैंने, नहीं, हाँ पैदा मैं नदीम हुआ, हाँ देन कागजात पे भी मैं नदीम था। हाँ, फिर मेरा, जैसे कि मुझे भी कभी कभी कहते हैं आपका इंडस्ट्री नेम है जुगन, अच्छा। तो फिर नबील आपका इंडस्ट्री नेम हो जी गया। हाँ, एग्जैक्टली। ये हुआ क्या? ये मुझे ये कोई Actually, वाकया मैं- होगा हाँ भयानक सा। नहीं, वो हुआ ये था कि मैं जब शुरू में आया तो पीटीवी में भी, तो खैर ऐसा नहीं था, मैं एक फिल्म भी की थी, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हो गई थी, फिर मैंने दोबारा हाँ, फिल्म नहीं मेरी भी हो चुकी है अच्छी खासी फ्लॉप, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। की। तो यावर साहब मेरे उस्तादों में से, यावर साहब और खावर साहब, अयूब खावर साहब,
तो मुझे शुरू में यावर साहब ने कहा यार तुम फिल्म भी कर रहे हो और तो बेहतर ये है कि नदीम ऑलरेडी इतना बड़ा नाम उस वक्त भी था, अब भी बड़ा है, काम कम करते हैं वो, तो इस तरह ना वो रहेगा, तो बेहतर है आप अपना नाम बदल लो, क्योंकि नदीम ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और हॉकी की टीम है नहीं कि बंदा कहे नदीम जूनियर नदीम सीनियर तो इसलिए फिर मैंने वो नबील मुझे अच्छा लगता था, तो देन फिर जो एक इत्तेफाक राय हुआ। इंडस्ट्री में आने पे तो मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी कि घर वालों का रिस्पॉन्स क्या था, लेकिन ये नाम बदलने पे क्या रिएक्शन था? नहीं कुछ नहीं, वो किसी ने घूम के नहीं कहा कि पुत्र असी अन्ना अच्छा नहीं, अम्मी तो मुझे उनकी डेथ हुई 2016 में, वो मुझे नदीम ही कहती थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने नाम रखा था तो वो नदीम ही कहती थी, बाकी तो मुझे कोई नदीम कहे तो मुड़ता भी नहीं हूँ मैं, अब इतना आदी हो गया हूँ नबील का। अच्छा, बट टेल मी, डज मतलब क्या नाम से फर्क पड़ता है? आई थिंक बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ स्टार, यू आर ऑल्सो अ स्टार मेकर। एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर स्टार मेकर भी होता है, सो यूर अ किंग एंड अ किंग मेकर बोथ। सो एज अ किंग मेकर क्या नाम से फर्क पड़ता है? मेरा ख्याल है नाम से शायद तो हीरोइन का नाम अगर शकुंतला हो नाम से, जैसे नाम नदीम का मतलब है दोस्त, और नबील का मतलब होता है अरेबियन नाम है, नबील का मतलब होता है जीनियस के नाम पे, खूबसूरत अक्ल इसका बनता है, जो प्रॉपर मीनिंग है। तो कुछ बेहतर हो गया ना? काफ़ी बेहतर हो गया, काफी बेहतर हो गया। अच्छा, नाउ हर बंदा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन एक्चुअली इंसान को लगता है कि मैं इस स्टेज पे मेरा एक्चुअली करियर स्टार्ट हुआ था। नबील उर्फ नदीम, दोनों जफर, कब आपका करियर आपके ख्याल से यार स्टार्ट? करियर में तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहा हूँ, उसकी वजह ये कि काफी घूमे फिरे हैं आप। है, हाँ नहीं, वो इसलिए कंफ्यूज रहा क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त काम इंडस्ट्री तो शायद अभी भी उस तरह प्रॉपर नहीं है, और मैंने जब काम शुरू किया था 1991, उस वक्त तो बड़ा एक अजीब सा सिलसिला था। वो सब पूछते थे सर्वाइव कैसे करोगे, मतलब मैं कि बेटे असल में क्या करते हो? 94, हाँ 94 में मेरा धुआं, एंड ऑफ 94 आई थिंक, धुआं हमारा ड्रामा था और वो बड़ा हिट हुआ, बहुत बड़ा। तो उसके बावजूद मुझे जो सबसे ज़्यादा सवाल का सामना था वो ये था कि काम क्या करते हो, हमारी पूरी फैमिली बड़ी फ़ैन है आपकी, लेकिन आप काम क्या करते हैं। तो मैं इस कन्फ्यूजन में रहा कुछ अरसा पहले, 4-5 साल, कि यार मुझे मतलब साथ कुछ कर लूँ, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता था पहले। फिर बीच में मैंने सोचा कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, मेरा एक कज़न था वहाँ था, वो कह रहा था इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो मैं फिर 95 में फिर मैंने कहा नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ। यानी कि 4 साल आपको लगे कुछ डिसाइड करने में कि हाँ कि ना? हाँ, कि मैं मतलब कर तो रहा था साथ साथ, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार अच्छा मैं पता नहीं सर्वाइवल में मसला आएगा, ये होगा थोड़ा थोड़ा। हालांकि उस वक्त एक चैनल खुल रहा था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा थोड़ा काम था, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि अब तो चैनल पे चैनल के अंदर भी चैनल आ गए हैं। हाँ बहुत, वो इतने को चैनल्स है कि नहीं, वो अच्छी बात भी है लेकिन बुरी बात भी है ना। हाँ उस वक्त अगर आप धुआं ड्रामा में थे और वो एक बहुत बड़ा हिट हुआ तो उसमें आपको रिकग्निशन मिली। आज आप 4 हिट ड्रामे भी करते हैं तो लोग अभी भी पूछते हैं अच्छा वो नबील कौन? ये तो है इश्यू। जी 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 जी। और उन पूरी सिचुएशंस में फिर आपने एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी बुलबुले के नाम से, जिसपे फिर मतलब जिसने सारे चैनल्स की धज्जियां उड़ा दी। नहीं, वो हमने तो, सच्ची बात ये है, मैंने तो उस वक्त क्योंकि जाती पहले मैं मिलके करता था प्रोडक्शन दोस्तों के वो साथ, आपकी पहली इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन थी, तो वो बस वो फिर मैंने जब शुरू की तो मैं तो पैसे बचाने के लिए, क्योंकि पैसे कम थे, तो मैंने कहा चलो मैं खुद करता हूँ एक कैरेक्टर इसमें, क्योंकि उस वक्त मेन लीड पे जो थे लोग वो सिटकॉम करने को तैयार नहीं थे, और या फिर पैसे इतने ज्यादा मांग लेते थे कि बंदा कहता था कि सारे नहीं, वो पैसे आपको ही देने पैसे थे। से ज्यादा लोग कॉन्शियस होते थे कि यार वो सिटकॉम नहीं करना। हालांकि मुझे तो बड़ा मुश्किल लगती है कि कॉमेडी सबसे मुश्किल है, कॉमेडी इज वेरी सीरियस हाँ जी बिजनेस। हाँ जी हाँ जी। तो वो फिर मैंने कहा कि चलो, मैं डायरेक्टर जो थे उस वक्त राना रिजवान, उन्होंने कहा यार आप ये खुद करें, तो मैंने कहा अच्छा चलें। तो पैसे बचाने के चक्कर में मैंने एक्टिंग उसमें कर ली। अब वो करते करते फिर वो उसका सफ़र शुरू हुआ, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हुआ कि ये लोग क्लिक हो गया लोग। अच्छा, क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट हर इंसान ने अपनी खुद की थी या उनको बताया गया था? नहीं, हमारे शुरू में सिटकॉम में 2 चीजें होती हैं, या जो एक्टर होता है वो खुद ही अपना कैरेक्टर बना लेता है, स्क्रिप्ट फॉलो करता है लेकिन एक्टर खुद ही बना लेता है कैरेक्टर, या फिर बड़ी क्लियर डायरेक्शन होती है कि भाई आप, ये है आपका डब्बा, आपने इसमें खेलना है। नहीं, देखिए ये दोनों चीज़ें मिलके होती हैं, और कैरेक्टराइजेशन तो थी अपनी जगह। नबील जो है ये कैसा है, महमूद साहब, मोमो का कैरेक्टर हमने बाद में इन किया था, बिल्कुल। आयशा का भी शुरू से था,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें जगह बनाते गए। और इसमें सच्ची बात यह है कि हमारे, अगर आपने देखा तो हम बड़ी ऑफ बीट बातें करते हैं बीच में, जो कि नॉर्मल सिटकॉम में नहीं होती। मतलब राइटर को का नाम लिया, फलाने असिस्टेंट को बुलाया, ला इधर दे, नंबर दे, फिर कैमरे से निकाल दिया, कभी मतलब उसको ड्रामे से बाहर आते हैं, कभी अंदर जाते हैं। तो ये हम ये उस पर स्क्रिप्ट में होता अच्छा, है। मुझे हमेशा वो कुछ रियलिटी शो और एक सिटकॉम के बीच की चीज वो लगी है। इसी तरह है, क्योंकि अभी भी हम 600 प्लस हैं माशाल्लाह। एपिसोड्स, एंड आज 14वां साल शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोडक्शन को। लेकिन आज भी हम उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हमने पहले किया था। हम डायरेक्टर, माई सेल्फ एंड राइटर, हम 3 बंदे बैठकर उसको 20 मिनट पहले कोई सिचुएशन डिसाइड करते हैं आपस में, और फिर उसको 20 मिनट मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में बन के रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, लेकिन एक इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी के साथ एक साइड इफेक्ट भी तो आता है ना। जब भी कोई गोली देते हैं उसका बड़ा अच्छा असर होता है, लेकिन एक कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। टाइप कास्ट नहीं हो जाता इंसान? अच्छा नहीं, वो मेरे साथ ये हुआ कि मैं प्रोडक्शन बहुत सारी एज एन एक्टर, मैं आपसे हाँ जी, एज मैं एन उसी की एक्टर, बात अब ये कर मैं रहा एज एन एक्टर पूछ जी जी, मैं उसी वही बता रहा हूँ कि वो मैंने, क्योंकि मेरी को 6-7 इस तरह की शादी का लड्डू, डुगडुगी, रसगुल्ले प्रोडक्शन, क्योंकि मैं कंटेंट खुद उसमें, जैसे डुगडुगी था, रसगुल्ले, शादी का लड्डू, ये मेरे अपने ज़ाती कॉन्सेप्ट बनाए हुए थे। तो मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैंने बीच में सीरियस एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी। हाँ, और गिला भी बहुत लोगों ने किया इस बहुत, बात पे, जी, जी, बिकॉज जी। यू आर अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सीरियस एक्टर। तो वो अब मैं सीरियसली कुछ अरसे से आप वो वाले एक्टर जो खा जाते हैं अगले बंदे को स्क्रीन पे। एंड एक्चुअली मुझे 1-2 लोग मिले भी हैं जिन्होंने कहा है कि अच्छा उन्होंने छड़ दे दिए और सामने आंदे तो साडा भी काम खराब कर दे। अच्छा नहीं, ऐसा क्या है, हर आदमी अपना कैरेक्टर कर रहा होता है। मैं वो अब मैंने कुछ अरसे से मैं सोच रहा हूँ, मैंने 2-3 स्क्रिप्ट पढ़े, सीरियस मैं करना चाह रहा था, लेकिन अभी सच्ची बात है मुझे कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला हमारे यहाँ। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों एक अलमिया हुआ पिछले 10-12 साल से, कि वैसे तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, टेक्निकली भी अच्छे हो गए, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, पैसे भी ठीक मिलने ना भी लगे। अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, आई एम टेलिंग यू, मतलब एक होता ही है ना कि आप ABCDEF सारे काम करते हैं ना, तो हमारा शायद CD पे कहीं फोकस कर गए ना। Exactly. हमारा कैनवस जो OTT या मुख्तलिफ चैनल आने से बहुत बड़ा होना चाहिए था, वो हमने छोटा कर लिया। क्योंकि रैट रेस शुरू हो गई ना। अच्छा, वो भी एक्टर्स वापस उस चीज पे चलेंगे जिस पे शुरू में आए थे, यानी कि डबल दिहाड़ियां। जी 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 4 घंटे इधर दिए, 6 घंटे उधर दिए, फिर 3 घंटे एक और दिए। फोकस कहाँ रहेगा? तो फिर परफॉर्मेंस क्या हाँ जी, निकलेगी? वो भी एक्टर्स का भी मुझे नहीं लगता, मुझे लगता सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया ये जो हम रेटिंग सिस्टम में भेड़ चाल में घुसे। हर तरह का काम दुनिया में होता है, अब आप देखें बाहर। बट आपकी तो हमेशा से हमसाया आपने आपका ये जो 14 साल का प्रोजेक्ट रहा है उसकी रेटिंग देखे ना, थ्रू द रूफ रही है जी हाँ हमेशा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उसके मुकाबले में फिर हर बंदे ने कोशिश की कि उसी किस्म की चीज भाई बनाए। यही मुझे गलती 2 है। प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हाँ। आयशा के रोल वाले, हाँ, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम सेटअप। मैंने कहा मैंने नहीं करना। व्हाई यू ट्राइंग टू रीइन्वेंट द व्हील? वो एक ही प्रोजेक्ट है ऐसा, वो नहीं बनेगा और उस तरह का। मुझे कहते थे लोग अक्सर कि इस तरह का बना दे, तो मैंने कहा ऑलरेडी चल रहा है, मैं क्यों ये बनाऊंगा दूसरा इस तरह का। डिफरेंट करते हैं, कोशिश करते हैं, डिफरेंट हमने किया भी। हमारे पास हमारा एक कॉन्सेप्ट था, मेरा डुगडुगी, वो 4 साल चला काफी, वो भी बहुत पॉपुलर जी 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 जी। हनीमून था, वो भी डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये कि वो बस वो एक भेड़ चाल है ना, होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास हमारा, अगर आप, मुझे लग रहा है हमने अपनी ऑडियंस का इंटेलेक्ट लेवल जो है ना उसको नीचे किया है। अगर आप हमारा 70 और 94-5 तक भी अगर आप कंटेंट देखें तो आपको आइडिया होगा कि बहुत बहुत अच्छा काम और बड़े बड़े अच्छे टॉपिक्स पे काम हुआ है। उसके बाद मुझे लग रहा है खासकर 2000 के बाद जो है ना, वो हमने, या उसके और 5 साल बाद लगा लें, वो हमने सारी कहानियों को घुमा फिरा कर एक जगह ले आए हैं। सास बहू, रिश्ते, अफेयर्स, सिर्फ उसके आसपास कहानियाँ हमने कर दी हैं। उससे ये होता है कि एक्टर्स बहुत महदूद, उनको बहुत महदूद होना पड़ता है। मतलब कोई आपको, अब मैं कोई, अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि स्क्रिप्ट में मैं कर क्या रहूँगा। मैं यकीनन हर कैरेक्टर में मुंह से आग तो नहीं निकाल सकता, लेकिन ये कि आपके पास कोई 2-4 मार्जिन जगह होने चाहिए जहाँ बीइंग ए परफॉर्मर आप परफॉर्म करके जाएं, आपको पता चले। बाकी तो पूरे सीरियल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन 2-4-5-7 जगह ऐसी इमोशनल होती हैं जहाँ जो जगह आपको मिलती है या एटलीस्ट मिलनी चाहिए। बट यू सी, एक कंप्लेंट जो बहुत से डायरेक्टर्स भी करते हैं, क्योंकि मैं 7 साल के बाद वापस अब एक्टिंग करना शुरू हुई हूँ, तो जब मेरी बात होती है तो मैं कहती हूँ यार आप लोग को
सीन ऐसा लिखते ही नहीं है जिसमें कोई बंदे को थोड़ा सा खेलने की मार्जिन मिले। फिर इंसान खुद अपनी छोटी छोटी चीजें डाल देता है कि भाई इस तरह करने की आदत थी उसकी, तो वो कुछ ऐसे से कह जाती थी या कर जाती थी। लेकिन आके से डायरेक्टर्स कहते हैं कि भाई आर्टिस्ट करना ही नहीं चाहता कुछ। अच्छा नहीं ऐसा और नहीं है, नुक्कड़ मुझे लग रहा है होते हैं अगर आप कंटेंट ऐसा नहीं बनाएंगे, अगर कंटेंट लिखा ऐसा नहीं जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए मैं आपको बात बताऊं, बुरा कंटेंट आप ले आए, आप मॉर्लन ब्रांडो को ले आए, अल पचिनो को ले आए, डस्टिन हॉफमैन को ले बेड़ा आए, गर्क हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का। वो फारिग हो जाएगा। एक्टर बहुत तीसरी स्टेज है। ये मीडियम जो है ना स्टार्ट कंटेंट से होता है, देन डायरेक्टर के हाथ आता है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करता है, देन फिर एक्टर इंटरप्रिटेशन भाई रंग आप उसमें जो भी भर दें, जिस भी बंदे का नाम का भर दें। अच्छा, ये गलत बात है कि खाली एक्टर का कसूर नहीं है। नो बट आई एम ग्लैड दैट यू क्लैरिफाइड दैट। हम एक्चुअली आज आपसे जब गुफ्तगू करनी थी तो मुझे सबने कहा कि हंसी मजाक की बातें करनी है। मैंने कहा अगले की ऑलरेडी एक इमेज है ऑफ बीइंग दिस फनी कॉमेडिक पर्सन। मेरा पॉइंट ये है कि आई वांट टू नो नबील जफर एज अ ह्यूमन बीइंग। मजाक तो सारे ही आपके साथ करते हैं। जी और मुझे अगर मौका मिल रहा है कितने बड़े सुपरस्टार को, लाइक आई सेड, जो खुद एक किंग है और एक किंग मेकर है, तो मैं उसको जानने की कोशिश ना क्यों ना करूं। ये एक मेरी ख्वाहिश हाँ, थी। नहीं मुझे उन्होंने पूछा था कोई ऐसी बात पूछनी, मैंने कहा जो भी पूछेंगे मैं जवाब दे दूंगा। अजीबोगरीब बातें भी आपसे मैंने पूछनी है अभी ब्रेक हाँ, के हाँ, बाद। पूछ लीजिएगा, जिनमें से मैं एक उसके ये भी अजीबोगरीब है जवाब दूंगा। कि आमद आपको किस वक्त और किस लम्हे पे होती है। ये जो आपने कहा ना, ये भी मेरा कॉन्सेप्ट था। वो तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके थे, तो वो किस लम्हे पे ये कॉन्सेप्ट्स की आप पे आमद हुई, ये हम ब्रेक के बाद आपसे जानना चाहेंगे। हांडी पका रहे थे, गाना गा रहे थे, जॉगिंग जा रहे थे और न जाने क्या क्या और कर रहे थे, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द एब्सोल्युटली फैबुलस, द ब्रिलियंट नबील ज़फ़र हमारे साथ हैं। कुछ इनकी सीरियस साइड को प्रोब करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए कि ये आमद जो होती है आपको, आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो ये बताएं वो कैसे और कब होती है, और उसके बाद जब आप किसी राइटर के पास लेके जाते हो तो उस बेचारे का क्या हाल होता है। अच्छा नहीं वो देखें कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने एक बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया कि जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट आप अपनी सोसाइटी से बनाते हैं, अपने कहानियों से बनाते हैं, वो हिट होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो जो अदले, जैसे मेरा वो डुगडुगी कॉन्सेप्ट था, वो शादियाँ थी, मतलब एक बहन भाई दूसरे बहन भाई के साथ शादियाँ, वट्टा सट्टा काइंड ऑफ एग्जैक्टली सिचुएशन। हाँ, वो वाला वो है। फिर हनीमून था, उसमें ये था कि दो लोगों ने शादी की है, तो दोनों की मजबूरी ये है कि दोनों की माओं ने साथ रहना है, लड़की की भी और लड़के की भी, और वो उनका हनीमून ही नहीं होने देती। तो इस तरह की चीज़ मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तो ऐसे ही कुछ सोचते हैं आप। बट हाउ, लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट बुलबुल। इसका कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मेरा उस वक्त तक मेरा नहीं था। ये कॉन्सेप्ट अली इमरान हमारे राइटर, अच्छा, उन्हीं का। उन्होंने 4 साल पहले लिखा था, उसमें मोमो नहीं ऐड थी। अच्छा, ये 3 लोग थे, मैं, महमूद साहब और हिना, वो ये भी आयशा, वो भी मतलब मेरा एक दोस्त का घर है जो दुबई में है, वो मुझे घर दे जाता है। हाँ जी। और मैं उसमें खुद रह रहा हूँ, बहुत शुरूड आदमी हूँ, तो मैंने एक महमूद साहब को पेइंग गेस्ट रख लिया है। और वो जो उसकी बीवी है दोस्त की, उसकी सहेली है जो अपनी ज़बरदस्ती की शादी छोड़ के यहाँ भाग के आ गई है। अच्छा, वो थी आयशा। हाँ। तो ये 3 कैरेक्टर इस तरीके से यहाँ इस अपार्टमेंट में हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो हमने 16 या 17 किस्त में हमने माँ का कैरेक्टर लाना था कि मेरी माँ आई है पंजाब से। तो वो फिर उसमें हमने हिना को लाए, और फिर वो हमने सोचा कि चलो ज़रा एज को, हिना एज में को बहुत मुझसे उस तरह माँ वाली एज तो नहीं है, लगती भी नहीं। तो वो फिर हिना को चश्मा दिया कि ताकि वो ज़रा थोड़ा सा एज लगे, और इस तरीके But से। she's a phenomenal actor. बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। She's a chameleon. You can turn her into anything. हाँ, आई नो। She's such a phenomenal. She's a real artist. हाँ जी, मेरा बिल्कुल, हमने एक बहुत अच्छी Actually, आपकी पूरी cast is full of artists. That is the amazing part. I mean, ये सिर्फ शौकिया फनकार नहीं है ना, हाँ। वरना शौकिया फनकारों के साथ फिर लॉन्ग टर्म चला भी नहीं जाता। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि थिएटर से स्टार्ट लिया, चुपता नहीं है आपको टीवी और फिल्म नहीं यार, अब वो एज एन एक्टर? हाँ, अच्छा नहीं, वो थिएटर अब मुझे एक अरसा 93 में शायद मैंने आखिरी थिएटर किया था। उसके बाद फिर मेरा थिएटर, असल एक्टिंग तो वही होती है। हाँ वो होती तो है, लेकिन ये कि बस फिर वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है थिएटर में हमें वो सर्वाइवल की जंग करनी थी, तो फिर मुख्तलिफ
मीडियम में जाना पड़ा, कभी एक्टिंग के लिए, कभी डायरेक्शन में, कभी। बट इस स्टेज पे फिर थिएटर नहीं करेंगे? अब तो देखिए, यू आर एस्टैब्लिश्ड, यू आर यार डूइंग वेल। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा, क्योंकि थिएटर एक्चुअल शौकिया फनकार करता है। हाँ जी, मैं अभी बड़ा इसी का डेवलप करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। बुलबुले का थिएटर एक बहुत लोग, क्योंकि पूरी दुनिया से हमें लोग कहते हैं कि यार आप आएँ, ऑस्ट्रेलिया आएँ, कनाडा आएँ, अमेरिका आएँ, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी या उर्दू समझते हैं लोग, तो वो हमें, क्योंकि हम एक हाउस होल्ड टाइप की You are a product- household name. हाँ जी। Yes, you are. तो वो उस तरह, उस हवाले से लोग हमें बहुत कहते हैं। बल्कि आज भी सुबह से एक कॉल थी अमेरिका से कि यार काइंडली हमें मई जून में देखें अगर थिएटर हो जाए इसी का, बुलबुले का, तो हम उसमें और लगे आपके हैं। इंटरनेशनली मीट एंड ग्रीट्स तो बहुत रहे हैं। जी 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 जी, वो तो माशाल्लाह, रहते हैं। हाँ। लेकिन ये कि वो इसको हम ये चाह रहे हैं कि चलो इसका 4-5 कैरेक्टर का जो है वो एक थिएटर क्रिएट किया जाए। वो हमने बहुत पहले भी सोचा था, फिर सबकी मसरूफियत ऐसी थी। तो आपको पता है थिएटर कमिटमेंट है बड़ी खतरनाक, बड़ी लंबी। हाँ जी, आपको कम से कम एक महीने की रिहर्सल है, कम से देन फिर आपका वहाँ जहाँ आपने जाना है, तो वो लोगों की डेट्स इतनी मिशमैश हो जाती हाँ जी, फंसी हुई बट ये होती है। हो जाए तो बहुत मजे का जी हो नहीं, जाएगा। इंशाल्लाह विल डू दैट। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज कि जहाँ पे आप अभी स्टैंड करते हैं, वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो प्ले, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, मैंने कहा कि ज़रा आगे जाके मैं आपसे पूछूंगी, आपने कहा कि मार्जिन होनी चाहिए कि एक्टर भी परफॉर्म कर सके, एक सीन 2 सीन। यू प्लेड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन कोई कैरेक्टर प्ले करने का दिल भी तो चाहता होगा। अच्छा नहीं, वो मुझे तो लगता है जो भी कैरेक्टर हो वो होता ना कि कोई बड़ा सीरियस कैरेक्टर या being- किसी पागल का कैरेक्टर या ये किसी पुराने- ब्रोकन, नो आई एम नॉट जोकिंग, लाइक पुराने, आई नो पुराने दौर में होता था, मैं अंधे का कैरेक्टर करना चाहता हूँ। What do you want to do? देखिए मुझे तो लगता है एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो आपके पास द वर्ल्ड इज योर जी, ऑयस्टर। जी, जी, जी। एक्टर आप इस तरह से लिमिटेड है कि आपको काम मिलना है। जी जी, मैं वही, मुझे लगता है मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे कोई एक स्पेशली कैरेक्टर करना है। मुझे सिर्फ ये होता है कि जो भी कैरेक्टर हो उसमें एक्टर के पास मतलब मार्जिन होना चाहिए। मतलब अगर आप वो कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो एक रूटीन वर्क है ना कि आप 50-50, अब तो हमारा स्टेमिना जो हमने स्टार्ट किया था, कल मुझे एक आदमी मिला, वो मैंने इसी सेंटर में एक सीरियल किया था, एंटी नारकोटिक्स का था, 94/5 में, दैट वाज अलाउ। अच्छा, 7 एपिसोड थे। वो कल एक आदमी मिला, वो मुझसे पूरी डिटेल डिस्कस कर रहा था। उसमें आप एडिक्ट बने थे, आप वो उसका ड्रग्स पे होते हैं और ये है वो है। तो मुझे लगा कि यार देखो ये ठीक है, उस वक्त चैनल भी एक ही था या 2 थे, लेकिन ये कि उसके बावजूद भी याद है। इम्पैक्ट लोगों में कितना रहता था। मतलब एक टेलीफिल्म थी मेरी, वो कल एक यंग सी लड़की मिली, कहने लगी मैं तो बड़ा डरती थी बचपन में, वो मैंने देखी थी, दैट वाज इन 99 शायद या 98, कराची से इकबाल अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था। उसका नाम था किस्सा 7 रातों का, एक टेलीफिल्म थी। ठीक है। वो कहानी बड़ी इस तरह की थी कि वो ये रूह फिरती है एक घर में, और उसके फ्लैशबैक में उसकी कहानी है कि वो बीवी के कहने पर माँ को छोड़ दिया था, तो फिर माँ को मिलने जा रहा था तो बस में ब्लास्ट हो गया एंड ही डाइड। अब उसकी वो जली हुई रूह उस घर में फिरती है और वो एक जुमला बोलती है कि जालिमो मैं तो माफ़ी मांगने जा रहा था, भाई ये करती है और वो घूमती है उस घर में रूह बन के। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। तो उसमें वो सोचे एक प्ले था, वो मुझे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी वो हमारे दिमाग में कहीं बैठा हुआ है, जिसमें आप वो कह रहे थे जालिमो मैं तो माफ़ी मांगने जा रहा था, तो वो ये कराहता हुआ बोलती रूह फिरती है उस घर में कि वो मैं अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांग सका। वो उसका ये था कि उस रूह का अलमिया ये था। तो वो ये था कि चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत था। मैं कल भी एक जगह और बैठा हुआ ये बात कर रहा था कि हमारा जो आज का राइटर है, सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत सभी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी यंग राइटर्स हैं इनको सबसे पहले पिछले 50 साल का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, वो भी हमारी 100%। देखिए अगर आपका पोइट्री से, आपका लिटरेचर से ताल्लुक नहीं है, आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते। कैन आई टेल यू समथिंग? मैंने एक शिकायत करनी है जी, थोड़ी जी। सी। आई एम नॉट गोइंग टू से व्हाट एंड वेयर, लेकिन एक स्क्रिप्ट मेरे पास आई जिसमें हम मतलब फिर वो किया भी काम, उसमें 2-3 जगह पे शेक्सपियर से रिलेटेड बातें लिखी हुई थी और बिल्कुल गलत लिखी हुई। रिसर्च नहीं है, तो हालांकि हम आज के गालिब, दौर में क्या फैज मुश्किल है। अहमद फैज, देखिए ये- मंटो, व्हाई कुडंट हम फिर उनके बारे में क्यों नहीं बोल सकते? जी हाँ, जी हमने हाँ। शेक्सपियर की तो जॉन कीट्स की तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्यों बात करनी है? अगर हमें
नहीं पता हमें अपने की, हमने अपने बहुत की सारे यहाँ आप देखें ना जी, भरा पड़ा है आपके पास लिटरेचर। आप कॉम्प्लेक्स अब्दुल्ला नहीं, हमारा हुसैन, ब्रिटिश जी, राज का कॉम्प्लेक्स नहीं खत्म हुआ। हाँ जी, अब्दुल्ला हुसैन है यहाँ, अशफाक अहमद है, मुमताज बात है। मुफ्ती हैं, कौन नहीं है यहाँ पर। आप पढ़े, लिटरेचर भरा पड़ा है यार, मुख्तलिफ लोगों का भाई है। देयर आर लिविंग लेजेंड्स लाइक अमजद इस्लाम। जी 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 जी, अमन नदीम कासमी साहब का ऐसा लिटरेचर है, अफसाने हैं, ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। तो ये मुझे लगता है जितने भी नए लोग हैं इनको, मैं तो नए लोगों को कहता हूँ कि आप अशफाक साहब का जो एक मोहब्बत 100 ड्रामे है ना, उसकी बुक है, वो आप एक ड्रामा एक्टर और डायरेक्टर जितने भी हैं, राइटर भी इवन, इनको रात को एक ड्रामा पढ़ के सोना चाहिए उस बुक से। आप देखें, मैं उसमें एक जगह मैं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि लड़की हंसती है किसी बात पे, तो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि हंसने में अदा ना हो, मासूमियत हो। यानी ये करेक्टराइजेशन बता रहे हैं कि उसके हंसने में मासूमियत हो, अदा ना हो। डू यू अंडरस्टैंड? फ्लर्ट नहीं कर रही। हाँ, तो आप चेक करें कि वो इतनी डिटेल, इतना आप सोचें कैन यू कैसा। इमेजिन कि इस लेवल की हमें इंस्ट्रक्शन कोई दे दे हाँ गलती से एज एन एग्जैक्टली, एक्टर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। तो वो जब तक आप अपने लिटरेचर से जुड़े नहीं होंगे, आप उसको आप हो सकता है रूटीन वाले कैरेक्टर जो हम उसमें डाइजेस्ट में पढ़ते हैं वो तो क्रिएट कर लें, लेकिन ऑब्वियसली यही तो प्रॉब्लम है ना, डाइजेस्ट राइटर्स आर एक्चुअली राइटिंग प्लेज नाउ। देखिए मुझे उससे भी इख्तलाफ नहीं है, मुझे इख्तलाफ इस बात से है कि आप टोटल सारा काम वही शुरू कर दें। हर तरह का होना चाहिए ना, वो भी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसी को फोकस कर दें। आप सोचें, खुदाई कसम मैंने एक प्ले किया था यहाँ, मैं वो प्ले करने के लिए कराची शिफ्ट कर गया था। मुझे तारिक जमील साहब ने कहा यार ये कर लो। अशफाक साहब का 1970 का प्ले था लिखा हुआ, वो दोबारा रिकॉर्ड हो रहा था। उसका नाम था ना सोना मिला ना पी मिले। ना सोना मिले ना सोना मिला, हाँ। ना पी मिले, ना पी मिले, दोनों में से कुछ नहीं मिला। अच्छा, वो एक ऐसा वो सेल्फ सेंटर्ड आदमी की कहानी है। एक आदमी था जो मैं था और 4 औरतें हैं जो कि सिंबॉलिक है। एक औरत नासे है, नसीहत करने वाली, एक नेचर है, एक बुराई है, एक मोहब्बत है। क्या बात है। 4 औरतें सिंबॉलिक है और ये बंदा है जो सेल्फ सेंटर्ड है, नरगिसियत का शिकार है। और इसके साथ एंड ये है कि ये टाइम भी इसके साथ, नेचर भी हाथ करती है और ये अकेला रह जाता है। सेल्फ सेंटर्ड आदमी की कहानी ये 40 मिनट का प्ले थीसिस है। ये 1970 का इंटेलेक्ट लेवल है। हमने जुल्म क्या किया, हमने कहा लोग ये देखना चाहते हैं। अच्छा, यू नो व्हाट आई एम फाइंडिंग इंटरेस्टिंग, आपने जो भी अपने सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स की बात की है वो सीरियस एक्टिंग के हैं। हाँ, मैं अब आपको क्या बोलूं, आप खुद सोचें इसके बारे में। हाँ एग्जैक्टली। अभी आप सोचें, मैं कल किसी ने मुझसे पूछा आपका फेवरेट सीरियल कौन है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे दिल के बड़ा करीब हो। मेरा एक नूरुल्लाह शाह का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था और इकबाल अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था, अजैब खाना। यस, एक तसव्वुफ, एक पूरा बंदा है जो बाहर अमेरिका से आया और वो फिर सूफी बनता है। बिल्कुल। तो अब उसमें वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉल गर्ल से उसका इन लव होना और उसके बाद उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होना, तो वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। वो ऐसा था, अगर मैंने थोड़ा सा अशफाक साहब इन लोगों को ना पढ़ा होता तो मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर सकता था उसको, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड अगर लिटरेचर नहीं है तो ऐसा कैरेक्टर आपके लिए पेंट करना ही मुश्किल है जो आप एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ। So then Nabil, where are you going from here? Because I see a lot of comedy और वो बहुत अच्छी चीज है। Yeah, देखिए, चार्ली चैपलिन नहीं कहता था ना, कॉमेडी इज वेरी सीरियस बिजनेस। Oh yes. एंड एक्चुअली जो कॉमेडी करते हैं लोग वो बहुत सीरियस लोग नहीं, होते हैं। चार्ली चैपलिन का एक और बड़ी अच्छी मजे की सेइंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही सेड कि अगर यू विल टेक क्लोज अप ऑफ लाइफ तो लाइफ इज ट्रेजेडी, बिल्कुल। और अगर आप इसका लॉन्ग शॉट लें तो लाइफ इज ट्रेजेडी। सॉरी, माफ कीजिएगा, कॉमेडी। कॉमेडी क्लोज अप ट्रेजेडी है, लॉन्ग शॉट जो है कॉमेडी है। तो आप लॉन्ग शॉट से क्लोज पे कब जाएंगे मैं अपने इंशाल्लाह करियर में? soon- बिकॉज ये गिला मैंने जब थोड़ा सा शेयर किया लोगों के साथ कि आपका इंटरव्यू करेंगे, ये वो जब बात फाइनल हुई कि आप आ रहे हैं, तो हर बंदे ने मुझे घूम के कहा ही इज सच अ फिनोमिनल एक्टर, सिर्फ कॉमेडी क्यों? हाँ, नहीं वो बस बेसिकली मैंने बताया आपको कि जब मैंने प्रोडक्शन शुरू की, चल अपनी सो चल कंपनी शुरू सिलसिला की, ऐसा हो गया। तो वो इतना मुझ पे एक्चुअली, क्योंकि मैं वन मैन आर्मी था, तो मुझे कंटेंट और मुझे बड़ा खपत है कि मैं उसमें घुसूं और सारा खुद देखूं। तो मेरे लिए वो 5, 6, 7 फिर 4 साल के लिए मैं एक चैनल लॉन्च करने के लिए चला गया। बिल्कुल। वो मैंने लॉन्च किया, फिर मैं नहीं रुका, वहाँ मैं आया, तो मेरे 4 साल तो मेरे बीच में वो निकल गए। बिल्कुल। फिर कुछ डायरेक्शन में शुरू में 2002, 3, 4 में चला गया। और सच्ची बात ये आपकी मेहरबानी, आप टेक्निकल चीज़ें छोड़ दें, आप क्रिएटिव चीज़ों की तरफ रहें, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में कुछ पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग जिनको एक्चुअली काम से इश्क है, सिर्फ प्यार नहीं है, चाहिए हैं। ये एक रिक्वेस्ट थी जो आपसे स्टेट चैनल पे मैं करना चाह रही थी आवाम की तरफ से। नहीं, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल अभी मैं बड़ा कीन हूँ कि मैं कोई अच्छा कैरेक्टर मुझे मिले तो मैं इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि मैंने 1-2 सीरियल अभी पढ़े थे
वो मुझे सच्ची बात ये है कि वो नहीं समझ आए। कुछ खुद लिखे ना, मैं इतने खुद आप लिख पढ़े नहीं लिखे सकता। हैं, इतने आप पढ़े लिखे हैं, इतने आपके पास नॉलेज है, व्हाई कांट यू राइट अ प्ले नहीं फॉर राइट, योरसेल्फ? अच्छा देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं कॉन्सेप्ट भी बनाता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन लिखने का जो क्राफ्ट है ना वो मेरे पास नहीं है। तो मुझे इस बात का बड़ा अच्छी तरह लिखने बैठूंगा मैं, हो सकता है 3 साल में 4 साल में कुछ एक अच्छा नहीं नहीं, हमें जल्दी हाँ चाहिए ना, आपका। तो वो फिर वो आप, मुझे लगता है आप अपने एनर्जी को तो आप सोचें, मैंने पहला सीरियल मेरा जो एज ए डायरेक्टर था 2002 में, वो मैंने और फसी बारी खान ने, फसी बारी का भी पहला सीरियल यानी था। कि 11 इयर्स आफ्टर स्टार्टिंग योर एक्टिंग करियर आपने ऑलरेडी डायरेक्ट भी कर दिया, जी 11 जी साल के जी बाद। जी जी, और मैं उसमें बहुत बड़ा अच्छा हमारा सीरियल था वो, हमने बनाया तो उस वक्त पीटीवी के लिए था, टाइम भी देता था पीटीवी, लेकिन पीटीवी से हमें टाइम नहीं मिला तो हमें वो शॉर्ट करके, उस वक्त सैटेलाइट पे 1 घंटे का स्लॉट नहीं था, वादा उसका नाम था। ठीक है। तो बहुत बड़ी कास्ट थी, और फसी बारी का भी पहला सीरियल था बड़ा मेजर, और मेरा भी मेजर सीरियल था। तो हमने तकरीबन उसके स्क्रिप्टिंग में 8-9 महीने हमें स्क्रिप्टिंग में लगे, उसके कैरेक्टर्स की वो सारी करते करते हम उसमें वाओ। पहुंचे। तो वो बड़ा अच्छा था, जिसमें बड़ी हमें, मेरे जो उस्ताद हैं उनमें से अयूब खावर, इकबाल अंसारी, इन सब से बड़ी एप्रिसिएशन मिली, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मेरा पहला काम था, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये आपने कम से कम, जो उन्होंने अप्रिशिएट किया, खासकर इकबाल अंसारी साहब ने, उन्होंने मज़े की बात ये की, उन्होंने कहा मुझे खुशी इस बात की है कि तुम एज ए डायरेक्टर, अच्छा हमारे यहाँ लोग समझते हैं डायरेक्शन शायद चीज़ों को रिकॉर्ड करना डायरेक्शन है, तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा मज़ा ये आया कि तुम कंटेंट को समझ रहे हो, बेसिकली जो है, जो कहानी की इंटरप्रिटेशन है, और कहानी को उसका वो जो जज्बात का एक आप स्वेटर बनाते हैं ना, बेसिकली हम ड्रामा जो बुनते होता हैं है वहाँ, वो एक जज्बात का स्वेटर होता है जो रियलिटी और फैंटेसी के बीच में एक रास्ता आप खुद जनरेट करते हैं ना। 100%। तो वो अब हमारा, क्योंकि हमारी स्कूलिंग ऐसी है, जो कि ऐसे ही पीटीवी से ही है, जो कि किसी इंस्टीट्यूट से तो नहीं है, लेकिन वो फैंटेसी की तरफ हम ज़्यादा नहीं जाते, हम ज़्यादा रियलिटी की तरफ खींचते हैं चीज़ों को, ताकि लोगों को, क्योंकि बीइंग एन एक्टर भी मेरा ये सबसे ज़्यादा कोशिश रही है कि मैं लोगों को जो भी करूं, मैं मेक बिलीव में लेके जाऊं। मतलब मुझे किसी ने बोला क्या साइंस ये, मैं कहा कुछ साइंस नहीं है, बस एक चीज़ मेरी हमेशा दिमाग में होती है कि मैं अगर कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, उसमें मैं डेथ शूट करा रहा हूँ, उसमें कॉमेडी कर रहा हूँ, उसमें मैं तसव्वुफ पे कर रहा हूँ, बस मैं लोगों को, मेरी एफर्ट ये होती है कि इतना कि नेचुरल हो जाए कि वो लोग उसके मेक बिलीव में हो जाएं, कि वो समझ लें कि यार ये इस पे गुजर रही है, ये हो रही है, चीज़ें हो रही हैं उस वक्त तक। मुझे लगता है ये एक्टर की कामयाबी है। अग्रीड। और यहाँ पे हमारी कामयाबी इस बात की है कि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे एक ऐनक है जिसकी कुछ कहानी है, जिस ऐनक से आप ऑब्सेस्ड हैं, कोई एक ऐनक है, उस ऐनक की क्या कहानी है ये भी जानना ज़रूरी है। आजकल स्पेसिफिकली क्या मसरूफियात हैं उस पर भी जानना ज़रूरी है। कुछ एक तो फजूल सवाल हैं वो भी पूछने हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ब्रिलियंट नबील ज़फ़र इज़ विद अस। और सर जी, ऐनक की क्या कहानी है? ये पूरी ब्रेक सब अपना सार रोक के बैठे हुए थे। ये ऐनक की क्या कहानी है? कोई एक ऐनक है जिसकी जान नहीं छोड़ी जा रही? हाँ, कुछ आप सुपरस्टिशियस हैं? क्या कहानी है? नहीं, सुपरस्टिशियस तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो काली बिल्ली घर में रखी हुई है। हैं? एग्जैक्टली टोटल, मेरी बेटी को बहुत प्यार है बिल्लियों से, तो हमारे घर में एक टोटल ब्लैक बहुत खूबसूरत बिल्ला है। क्यूट पर्शियन? नहीं, नॉर्मली है, कोई पाकिस्तानी टाइप है, पाकिस्तान देसी लोकल देसी टाइप है। हाँ। तो वो नहीं है। चश्मे की कहानी ये है कि जब हमने, वो एक्चुअली हुआ ये कि वो मैंने ऐसे ही जब हिना का कैरेक्टर डेवलप कर रहे थे, तो मैंने कहा ग्लासेस दे दूं ताकि थोड़ा एज लगे ना, उसकी एज ऐसा वो तो नहीं है माँ वाला कैरेक्टर वाली। तो मैं वो गया, तो वो डायरेक्टर और मैं गया, तो मैंने उसको कहा यार कोई अच्छा, कोई डिफरेंट फ्रेम हो, नॉर्मल फ्रेम ना हो। तो उसने कहा सर एक ये पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ ये वाला। तो उसने कहा क्या इसमें क्या लगाऊं, नॉर्मल लगा दूं? अच्छा, मेरे पहले दिमाग में था नॉर्मल लगा दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार प्लस लगा दो। अच्छा, मुझे नहीं नजर आता, मैंने कहा जरा उसमें बड़ी बड़ी आंखें नजर आएंगी। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अच्छा चलो, उसने को 10 प्लस लगा दिया। हाँ। अच्छा, उसके बाद वो उस वक्त दिमाग में भी नहीं आया, एक एपिसोड के लिए आना था, बाद में कभी 5, 10, 15 एपिसोड के बाद माँ आ गई, जैसे आयशा के बाप आते रहते हैं बीच बीच में। तो वो उस वक्त तो पता होता तो उस तरह का 1-2 फ्रेम और ले लेते,
अब वो फ्रेम वो कैरेक्टर की वो पहचान बन गया जब हमने मुस्तकिल हिना को कर दिया, संभाला। अब वो बीच में कभी इधर से फ्रेम है, ऐनक टूट जाती है। 14 साल, अब वो ढूंढे उस जैसा ना मिले। नहीं तो वो 14 साल से जिंदा है। वो नहीं, फिर उसके बाद उसी तरह का कहीं ढूंढा गया। लेकिन मुझे अगर गलत नहीं हूँ, मैं कम से कम वो 10 साल तो चला है, और वो कुछ 7 दफ़ा रिपेयर हुआ। वो बड़ा उसको तबर की तरह रखते थे कि ओ भाई इसमें कोई बैठे ना, ये ना करे, वो ना करे, वो भाई टूट जाएगा। क्योंकि अब समझ ना आई अल्लाह। मैंने पिछले ड्रामे में ऐनक पहन तो ली, मेरे पास जो मेरी एक्चुअली देखने वाली ऐनक है। अब आपको तो पता है कि किस लेवल की जंगली हूं मैं, चलते फिरते गिट्टे गोटे तोड़ लेती हूँ, तो चीजें तो बिल्कुल ही कोई वो वाली चीज नहीं है। वो ऐनक अब एक अजाब जिंदगी का, अब उन्होंने इस बार ले लिया मेरे से। उन्होंने कहा वापस आओगी, आखिरी सीन शूट होगा तब वापस करेंगे, कंफर्म एडिट हो जाएगा, तब फिर जरूरत नहीं होगी आपकी, फिर वो ऐनक वापस मिलेगी। मैंने कहा रख लो, आग लगा दो उस ऐनक को। 14 साल तो पता नहीं किस तरह आप लोगों अब ने मैं बता रहा हूँ 10 साल बाद फिर हमने एक उसी तरह का फ्रेम हमें मिल गया। अयाज खान साहब हमारे आर्टिस्ट हैं, उनका है, मैंने उन्हें बड़ा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार कहीं से ढूंढ दे, मुझे थोड़ा सा मैच करे। वो खैर मिले, तो वो फिर मैंने 3-4 कट्ठे बनवा लिए कि यार बस ये मैक्सिमम मैं रखूँ ताकि कभी टूटे तो जल्दी से रिप्लेस हो जाए। इमरजेंसी भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो कहानी है जी चश्मे की। क्योंकि वो जब कोई और हमने बहुत ट्राई की, बिल्कुल गोल ले आए। अब वो हिना भी कहे यार इसमें मोमो नहीं लग रही, फिर अच्छा चलो यार ये ट्राई करते हैं। हमने बड़ी ट्राई की। अच्छा, मैं उसको बेचारी को क्रेडिट इतना ज़्यादा देता हूँ कि शुरू में बल्कि उसकी चाल उस चश्मे से बनी, क्योंकि वो कुछ एपिसोड थे बीच में, हमारे डायरेक्टर जो थे वो कहीं और बिजी थे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था। तो वो हिना जो मेरे ख्याल 37-38 नंबर होगा वो एपिसोड नंबर, तो वो चली ना, तो बीच में वो जब शॉर्ट से निकली तो वो कुछ अजीब डक की तरह चल रही थी। तो मैंने कहा हिना यार ये तुम ये रखो ना चाल मोमो की। उसने कहा ये कौन सी चाल? मैंने कहा तुम अभी चल रही थी। कहती मैं क्या चल रही थी? मैंने कहा यार तुम डक की तरह चल रही थी। तो कहती ओ भाई वो इसलिए चल रही थी कि मुझे तो नज़र नहीं आता इससे, तो मैं ये कर रही थी कि किसी चीज़ से मैं टकराऊँ ना, तो मैं पाँव उठा के नहीं चल रही थी ना। Oh my God! तो वो मैंने कहा नहीं ये बना दो, चाल बना दो। तो उसने कहा अच्छा ये कर ले मोमो की चाल। मैंने चाल खराब करवानी है तो आपसे आपके साथ काम करना चाहिए। तो वो इस तरीके से हमने उसकी वो किया। और वो अब तो मैं मजाक से उसे कहता हूँ, मैंने कहा अब तो तुझे 14 साल में तो इससे नजर आ रहना चाहिए, क्योंकि आप अंदाजा नहीं कर सकते वो 10+ है, और प्लस जो होता है वो करीब का होता है जी। तो हम कभी हो तो कई दफा वो हंस पड़ती है, तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही तुम्हें अंदाजा नहीं है इसमें कैसे नजर आ रहे हो तुम, क्योंकि वो सोचो ना अगर मैं यहाँ उसके साथ टू शॉट में खड़ा हूँ तो मेरा मुंह कितना कि नजर आ रहा होगा, ये महमूद साहब कैसे नजर आ रहे होंगे। तो वायरल वो बेचारी उसकी नजर आ रहे होंगे जैसे वो है। अच्छा मुझे ये बताइए, इंडस्ट्री से पहले वाले नदीम और इंडस्ट्री में इस स्टेज पे नबील में क्या फ़र्क है? क्योंकि चेंजेस आते हैं पर्सनैलिटी यार मेरा ख्याल है वो जो एक मुझे लगता है थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा शरारती था, अब मैं थोड़ा सीरियस हूँ। शरारती थे? हाँ बहुत। I thought you were shy and you became। नहीं शाय तो मैं था, शरारती इन द सेंस कि आप दोस्तों का तो एक ग्रुप होता है ना, उसमें नहीं एज पब्लिक तो नहीं, लेकिन अपने दोस्तों में तो मैं बहुत शरारती था। और मुझे लगता बाय द पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये चीज़ें करके तो थोड़ा आदमी ज़्यादा फिर उस एज में जाना शुरू हो जाता है जहाँ वो प्रैक्टिकल भी हो जाता है और वो सारा सिलसिला हो जाता है। ये मुझे लगता है मेन फ़र्क पड़ा है। उस वक्त फ़िक्र नहीं था ना, कोई टेंशन नहीं थी, अकेले थे, मतलब जहाँ दिल किया सो गए, जहाँ नींद आई, जहाँ थक गए वहीं सो गए, वहाँ खा लिया मुझे शुरू में जब मैं लाहौर आया ना तो मुझे किसी ने कहा यार तुम्हारे अजीज़ भी तो हैं, तुम रहते किराए का जगह लेके हो, तो वजह क्यों? मैंने कहा सच बताऊँ? उसने कहा हाँ। मैंने कहा यार सच्ची बात ये है कि अमीर रिश्तेदार जो है मुझे मुंह नहीं लगाते और गरीबों को मैं नहीं लगाता तो मैं तो मैं इंडिपेंडेंट किराए पे घर लेके रह रहा हूँ। अच्छा तो ये बताइए मुझे कि आप अपनी जिंदगी की, मैं करियर की बात नहीं कर रही, लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट किस चीज़ को कंसिडर करते हैं? हाईलाइट दैट यू थिंक कि यार ये मैंने ठीक किया था। यार मुझे लगता है फादर तो बहुत अर्ली चले गए, 93 में मेरा करियर अभी 2 साल का ही था शायद, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई कि फिर वालदा का वो गई 2016 में, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मेरी अचीवमेंट जो छोटी मोटी भी है वो ये है कि मेरे जो रिश्ते थे ये मुझसे खुश गए हैं दुनिया से। बहुत बड़ी बात है।
बस मुझे, मैं समझता हूँ मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। माशाल्लाह। डू यू नो कि इसी प्लेटफॉर्म पे कितने आर्टिस्ट का, आई मीन अब मुझे भी 10 साल हो गए हैं पहले, और फिर अब का टाइम इंक्लूड करके मतलब 10.5 ईयर्स हो गए हैं। कितने लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा है कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि हम माँ बाप को वक्त नहीं दे पाए जब देना चाहिए था। लेकिन बस वो मुझे लगता है बल्कि मुझे याद पड़ रहा है जब मैं इंडिपेंडेंट कंपनी बना रहा था, मेरे उस वक्त 3 बच्चे थे, तो मैंने तीनों के नाम पे ही बनाई थी MIF, मूसा, ईसा, फातिमा। तो मैंने माँ से कहा, मेरी माँ की बड़ी पेट आदत थी कि वो उनको कहता था ना कोई दुआ के लिए, तो कहती थी अल्लाह को दरख्वास्त दूंगी। तो मैंने कहा माँ के मैं इस तरह ना इंडिपेंडेंट अब कंपनी बना रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग से मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, तो मैं प्रोडक्शन को इंडिपेंडेंट अपना कर रहा हूँ। तो मुझे कहती है नहीं तुम करो ये। बुलबुले हम पहली, मेरी कंपनी की पहली प्रोडक्शन थी। तो माँ से मैंने कहा, तो मैंने कहा नहीं मैं दुआ करूँगी, अल्लाह को अर्जी दूँगी। तो मुझे लगता है ये, हालांकि इसमें बहुत सारे मसाइल बीच बीच में आते रहे, कभी कोई राइटर को तोड़ रहा है, कभी कोई एक्टर को खींच रहा है, मुख्तलिफ गिमिक्स होती हैं, आपको पता है इंडस्ट्री में। तो लेकिन ये कि ये प्रोडक्ट को कोई, मुझे लगता है सब एक्टर्स की अपनी नीयत भी है, उनकी मेहनत कोशिश सब है, लेकिन स्टार्ट में मुझे लगता है मेरी वालदा की ऐसी दुआएं हैं इसको कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कैसे चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि मेरी माँ की दुआएं, उसकी ब्लेसिंग्स। वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम हियर? यहाँ से कहाँ बनती है आपकी ट्रैजेक्टरी? अपने लिए भी तो कुछ सोचा होता है ना इंसान ने, ये करना है, ये करना है, ये करना अच्छा नहीं, मैं कुछ तो सोचा हुआ होगा। यार सच्ची बात बताऊं मतलब तुम्हें, सीरियस एक्टिंग करनी है, ये तो हाँ फैसला वो तो हो है। गया नहीं नहीं, मैं दूसरी बात, मैं ना वो आदमी हूँ, मैं वो, मुझसे इकबाल वाली वो बात नहीं होती कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं ज़रा ऑटो वाला आदमी हूँ, मैं ख्वाहिशों के हवाले से भी वही रहा हूँ। मेरा मिजाज में ये है, अल्लाह ने मेरे मिजाज में ये डाला है कि मेरे पास कोई चीज़ के पैसे हों तो मैं ख्वाहिश करता हूँ उस चीज़ की। मैं ये नहीं करता कि पहले ख्वाहिश करूँ फिर पैसे जमा करूँ। तो मेरे सिस्टम में अल्लाह ने ये रखा है। हाँ, मेरे अल्लाह ने मेरे सिस्टम में ये रखा है। तो बस मुझे अपने बच्चों के हवाले से भी सबसे बड़ी एफर्ट जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो बाकी एजुकेशन सारी चीज़ें वो हैं। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी कोशिश है, बहरहाल उसमें मैं वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे लगता है उनको सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्या बात है। तो वो उसके लिए बड़ी इस दौर में क्योंकि इतना भरमार है चीज़ों की, तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ी एफर्ट जो एज ए पेरेंट्स जो मुझे करनी पड़ रही है वो ये है कि वो उनमें इंजेक्ट कर दूं ये चीज़ें कि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। इस इंडस्ट्री में काम करते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपका एज अ पेरेंट? एक तो आपने ऑफ कोर्स ये कहा कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने, लेकिन काम ऐसा है कि कभी एक कोने में दुनिया के, कभी दूसरे कोने में, कभी पाकिस्तान के किसी नुक्कड़ में, कभी मतलब कोई सिर पैर नहीं होता वक्त का। इंसान कितना भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जी, मुझे एज अ पेरेंट आपकी स्ट्रगल क्या है बाप होने के नाते? देखिए मैं बहुत सोशलाइजेशन ज़्यादा मेरी उतना है नहीं, सोशल लाइफ ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास। वक्त हो तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने वो ओपरा विनफ्री का था एक बड़ा अच्छा इसी पे कि माँ बाप को पेरेंट्स के तौर पे बिहेव करना चाहिए या फ्रेंड्स। तो उसमें एक मज़े की बात जो मैंने पकड़ी थी वो ये थी कि दोस्ती तो होनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह बिहेव करना चाहिए। वजह, उनको दोस्त सारी ज़िंदगी मिलते हैं, पेरेंट्स नहीं दोबारा मिलते। क्या खूबसूरत बात है। तो इसलिए दोस्ती ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बिहेव पेरेंट्स की तरह ही करना चाहिए, क्योंकि आगे ज़िंदगी में उनके लाखों हज़ारों दोस्त बनने हैं, ये रिश्ते नहीं मिल रहे। तो उसकी वही एफर्ट है, वही सारा कुछ है। बाकी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम पल बुलाना लावे या ना लावे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश आदमी को करनी चाहिए और यही हमारा इख्तियार है। उसके बाद फिर राजी बराजा हो जाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू नबी। नहीं बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर हमेशा एक ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है हमें। आपको जानती हूँ, आपके साथ मुलाकात भी ऑन एंड ऑफ रहती है। आई विल नॉट टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग वे फ्रेंड्स, बट जितना भी आपके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है हमेशा से मैंने एक ही बात की है कि आपके काम की हमेशा से फ़ैन थी, बट आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ यू एज अ ह्यूमन बीइंग। You're one of the few good ones left in the world, and I hope that your children are lucky enough to be as good a human being as you, if not better. Amin. Bless you. और इसी नोट पे शेफ पे भी नज़र डाल लेते हैं, जिनको हमने 1 घंटे से पूरा इग्नोर किया हुआ है। जब इतने बड़े स्टार हमारे साथ होंगे तो कहाँ आप पे नज़र डलेगी? नहीं, वो अपने काम की स्टार है। वो अपने काम की, हमारी तो सुपर स्टार है ये। रेडी?
यस, मोज़रेला स्टिक्स भी और पिज़्ज़ा भी। थैंक यू सो मच मेरी जान, ब्लेस यू एज वेल। Thank you. व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो। दुआओं में याद रखना है आपने नबील ज़फ़र को। हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और आगे इस दुनिया को अच्छे लोग प्रेजेंट करेंगे अपने बच्चों के फॉर्म में। इनको दुआओं में ज़रूर याद रखना है। कुछ हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।